पहली खबर दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है। सहकारिता मंत्रालय या सहकारी मंत्रालय गठन किया गया है दोस्तों। मैं इस पर एक फैसला भी लिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा कुछ राज्यों को सर, तो निश्चित तौर पर, लेकिन अपोजिशन इससे काफ़ी नाराज़ है और अपोजिशन का मानना है, क्या क्या मानना है तो सुन लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर संसद का सत्र शुरू होना है 19 जुलाई से, पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। और पार्लियामेंट सेशन में बहुत हंगामा होगा इस मिनिस्ट्री को लेकर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन को लेकर, सहकारिता मंत्रालय को लेकर दोस्तों। अमित शाह जी इसके मंत्री बनाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है सर, सुन लीजिए आराम से दोस्तों। तो यहाँ पर मंत्रालय का गठन क्यों किया गया, एम क्या है, मैंने आज एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, इसके ऊपर आपने शायद देखा हो। गठन किया गया है जिससे लीगल और पॉलिसी मेकिंग आसान हो, सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए, कॉर्पोरेट्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कहना चाहिए मुझे, यहाँ थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। हमारे पॉलिसी बनाना आसान होगा, लीगल एस्पेक्ट आसान होंगे, बहुत सारे लॉ हैं हमारे यहाँ पर, फ्रेमवर्क आसान होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, यहाँ पर कारोबार करना आसान होगा। तो निश्चित तौर पर देश में एक सहकारिता का आंदोलन बढ़ेगा। आपको मैं साल भर से कह रहा हूँ, ये टॉपिक पर बहुत काम का है। आपको याद होगा मैंने बार बार इस टॉपिक के बारे में चर्चा की थी आपसे कि ये टॉपिक हॉट टॉपिक बन रहा है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझिए, वेस्ट बंगाल में हमने देखा, मैंने आपको बार बार कहा था कि सहकारिता के ऊपर एफपीओ की बताया था मैंने आपको, एफपीओ बनाया हमारे यहाँ पर, किस प्रकार हमने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तैयार की हैं अगेंस्ट कॉर्पोरेटिव्स के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं वो जो मैं बोल रहा था आपको, साल भर में ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है इस बार, और फाइनली सरकार ने वही किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेटिव बना दिया यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर ये बात और बढ़ने वाला है, ये शांत नहीं होगा। अगर आप जज कर पाए, हमने इस बहुत बात की इसके बारे में कि बहुत हंगामा हुआ इस डिपार्टमेंट को लेकर, इसके रेगुलेशन को लेकर, आरबीआई को दे दिया इसका रेगुलेशन, इसके अंदर फिर बैंकों का मर्ज कर दिया हमने, यहाँ पर जो कॉर्पोरेटिव बैंक उनको मर्ज करने का हमने प्रयास किया। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें और बढ़ने वाला है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में देखा किस प्रकार महाराष्ट्र में जो एनसीपी है, नेशनल जो शरद पवार की पार्टी है, वहाँ पर हम देख रहे हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, वहाँ पर हम देख रहे हैं उनका बहुत होल्ड है वहाँ के कॉर्पोरेटिव्स पर। हमने ये बात वेस्ट बंगाल में देखी, कई राज्यों में, साउथ के राज्यों में, इवन केरल में बहुत स्ट्रॉन्ग है कॉर्पोरेटिव्स। और ये देखने में आया जहाँ कॉर्पोरेटिव स्ट्रॉन्ग्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान होता है किसी नेशनलिस्ट पार्टी को, सरकारी केंद्र की पार्टी को नुकसान हो रहा है वहाँ पर। तो ऐसे में एक बड़ा ये अपने आप में अमित शाह को डिपार्टमेंट देना, इससे आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी मानी जा रही है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर अमित शाह को मंत्रालय दिया गया है गृह मंत्रालय के अलावा, तो ये दिखाता है कि इंपॉर्टेंस कितनी है। आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना, आपको यूपीएससी तैयारी करनी है। तो आप क्यों कहेंगे इसको, इंपॉर्टेंट बात है, सरकार का ध्यान काफ़ी गया है। सहकारिता बहुत ज़रूरी है देश में, हमारे संविधान में मेंशन किया गया आर्टिकल 1 में, याद होगा 1C या 1D में, जो हमने जोड़ा था कुछ दिनों पहले, सहकारिता को अमेंडमेंट किया था हम लोगों ने दोस्तों वहाँ पर। तो आपको संघ बनाने की, संगठन बनाने की, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, आपको समिट बनाने की, आपको कॉर्पोरेटिव बनाने की परमिशन दी गई। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका ये। तो संवैधानिक अधिकार जोड़ा गया संविधान में कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पर। ये रेगुलेशन को लेकर लगातार विवाद बन रहा है, क्योंकि इससे जुड़े हज़ारों लोग होते हैं जो गरीब लोग होते हैं, उनको फ्रॉड हो गया उनके साथ, उनको चीटिंग हो गई उनके साथ। यदि हमें गरीबों को उठाना है तो उनको कलेक्टिव, उनको संग्रहित, उनको एक साथ लाना होगा, और सहकारिता बड़ा अच्छा काम है ये। तो अच्छी बात है, सहकारिता मजबूत बनाया जाए, सहकारिता स्ट्रॉन्ग बने हमारे यहाँ पर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान भी कहता है ये बात हमारे यहाँ पर। हमारे पिछले कुछ समय जो फ्रॉड सामने आए हैं, धोखाधड़ी सामने आई हैं, कॉर्पोरेटिव बैंक्स फ्लॉप हो गए, या कई जगह हमने देखा कॉर्पोरेटिव फ्लॉप हो गए, या कुछ लीडर्स का वहाँ पर एक छत्र राज्य हो गया है, वो बाकी लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सोच थी सहकारिता की 100 ईयर्स पुरानी हमारी, कि लोग मिलकर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, वो फेल होती जा रही है। तो ऐसे में रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और इस रिफॉर्म को ज़रूरी है कि देश में यूनिफाइड रिफॉर्म हो, एक प्रकार का रिफॉर्म हो। तो इसलिए ज़रूरी है सेंट्रल मिनिस्ट्री हमारे पास हो। तो आप डिफेंड करेंगे अपनी सेंट्रल मिनिस्ट्री को इस प्रकार से कि यूनिफॉर्मिटी बिटवीन रिफॉर्म्स, हर राज्य में अलग रिफॉर्म किए जाए, उससे बेहतर है यूनिफॉर्म रिफॉर्म किया जाए। तो बात वहीं आएगी, एक राष्ट्र एक सहकारिता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, रिफॉर्म होना ज़रूरी है। तो आप डिफेंड करेंगे इस बात को यहाँ पर कि रिफॉर्म होना ज़रूरी है, और रिफॉर्म सेंट्रल लेवल से होंगे तो इम्प्लीमेंट करना ईजी होगा। तीसरी बात यहाँ भी जोड़ सकते हैं आप कि लगातार फाइनेंस कमीशन की बात करें, या जो फंड्स जाते हैं केंद्र से, अगर हम बात करें एफपीओ स्कीम चल रही है, या कई और कॉर्पोरेटिव फंड्स जा रहे हैं, देश की सरकार बहुत कॉर्पोरेटिव्स को फंड दे रही है। नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमारे पास, इसका नाम है राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है ये फंड देती है बहुत सारे सहकारिता विकास के लिए। तो जब पैसा केंद्र से जा रहा है तो ऑफकोर्स रेगुलेशन भी केंद्र से जाने चाहिए। यूनिफॉर्मिटी होगी तो पैसे देने में आसानी होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन है आपके साथ, रिफॉर्मेटिक अप्रोच है यहाँ पर। इससे सरकार सेकंड जो एम है लीगलिटी, पॉलिसी मेकिंग, और साथ ही साथ फंड्स जा रहे हैं, पैसा जा रहा है केंद्र से, इन सबको मिलाकर देखा जाए तो एक सेंट्रल मिनिस्ट्री होना ज़रूरी है। अब वो अमित शाह है, वो मैटर नहीं करता हमारे लिए, वो एक पॉलिटिकल रीज़न उसके पीछे, लेकिन हमारा डिफेंड करने का कारण है यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं
अपोजिशन पार्टीज़ पर, स्टेट की पार्टीज़ पर। वो क्या कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर? अपोजिशन पार्टी का कहना है कि चूंकि सहकारिता सब्जेक्ट है मुझे कहना चाहिए स्टेट का, एंट्री नंबर 32, मैंने बताया था आपको दिन में, शायद आपने देखा हो वीडियो, वो एंट्री नंबर 32 ऑफ स्टेट लिस्ट, जी हाँ, राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 32 के मुताबिक सहकारिता को राज्य का विषय माना गया है। और ऐसे में राज्य में स्ट्रॉन्ग आंदोलन है, हर राज्य में अपने अपने आंदोलन स्ट्रॉन्ग है सहकारिता के। आप राजस्थान में जाइए, आप गुजरात में जाइए, आप केरल में जाइए, आप महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है, सहकारिता को प्रमोट कर रही है वहाँ पर। ऐसे में उनके हाथ से ये जो सहकारिता मूवमेंट है पूरा हाईजैक करना, वर्ड यूज़ किया हमारे अपोजिशन ने, हाईजैक किया है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट। हम जो आगे बढ़ा रहे हैं सहकारिता का आंदोलन धीरे धीरे राज्य के अंदर, लोगों को यूनाइट कर रहे हैं, इससे मुश्किल हो रही है केंद्र सरकार के लिए और वो उसको हाईजैक करना चाहती है यहाँ पर। तो वॉटेवर आप बोल सकते हैं भाषा में, लेकिन आप इसको डिफेंड नहीं करेंगे, आप इसको मिनिस्ट्री को डिफेंड करेंगे आराम से। यहाँ पर मिनिस्ट्री सही बनाई है हमने, यहाँ पर अपोजिशन का पक्ष सही है अपनी जगह। कोर्ट देख लेगा मामले को, ज़्यादा कुछ लीगल एंगल तो कोर्ट देख सकता है इसके ऊपर, कोर्ट में मामला जाएगा ही जाएगा निश्चित तौर पर ये, ठीक है दोस्तों। लेकिन केंद्र राज्य विवाद में एक नया एंगल मिल गया आपको यहाँ पर। अब ये केंद्र राज्य विवाद में, सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट में एक नया टॉपिक है सहकारिता। हो पाएगी दोस्त बात हमारी यहाँ पर? उम्मीद कर रहा हूँ पीसफुली सुन रहे हैं आप लोग और सुनते जा रहे हैं, और बताइए मुझे सब सही है हमारे बीच। ठीक है, पॉइंट मिल गए आपको? दोनों पक्ष लिखने के लिए, एक तरक्षीय और एक पक्षीय, दोनों पक्ष मिलने चाहिए आपको लिखने के लिए, मिल गए होंगे उम्मीद कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे सेकंड पार्ट पे, सेकंड न्यूज़ पर आते हैं आपके साथ। यहाँ पर सेकंड न्यूज़ क्या है? ठीक है, लिखा हुआ है इसमें, आइए। वे फॉरवर्ड आपको नहीं करना, वे फॉरवर्ड ऑलरेडी है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस कोर्ट में लीगल है तो कोर्ट में जाइए यार। बाकी सेंट्रल स्टेट मिलकर काम करें, उम्मीद करेंगे हम तो। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दीजिए, नेशनल कोऑपरेटिव काउंसिल बना दीजिए जीएसटी काउंसिल की तर्ज पर, केंद्र राज्य मिलकर काम करें। आप बोल दीजिए इतने वे फॉरवर्ड होते हैं यार, कोई भी चीज़ बोल दीजिए अपने आप में। एक सेंट्रल स्टेट काउंसिल बना सकते हैं हम लोग, मिलकर काम करें राज्य और केंद्र यहाँ पर, ठीक है। चलिए मूव करते दोस्तों, इंडिया कंसर्न इवेंट तक अफगानिस्तान, श्री जयशंकर साहब आजकल रूस की यात्रा पर हैं, आज भी अभी आए होंगे लौट के। रूस की यात्रा पर थे वो 7, 8, 9 जुलाई को, और इस दौरान वहाँ के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की। मुख्य मुद्दा था अफगानिस्तान का, और याद रखिएगा इस समय तालिबान के स्पोक पर्सन भी अफगानिस्तान के अंदर हैं। तो भाषा का डायरेक्ट नहीं बोलेगी हमने बातचीत की, फिर नहीं बोलेंगे दोहा में मिल के आए तब नहीं बोला। अब रूस में मिलने गए हैं, क्योंकि रूस एक प्रकार से मध्यस्थता करा रहा है पूरे मामले में। अब तो रूस जाना और रूस की यात्रा में अफगानिस्तान सेंटर में रहना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है। ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ द इवेंट सुन लीजिए यहाँ पर सर। लगातार भारत चिंतित है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार बने लेजिटिमेट हो, जो सरकार बने अफगानिस्तान के अंदर वो ऑथराइज्ड हो यहाँ पर। अब आइए दोस्तों बता दूँ मैं आपको क्या कहा जयशंकर साहब ने। वी आर कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इवेंट्स इन अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसको लेकर हम चिंतित हैं। इन मेनी केसेज देयर इज अ वॉलेटिलिटी इन द सोसाइटी, कई जगह पर ऑफकोर्स आक्रामकता बढ़ती जा रही है, अनिश्चितता बढ़ रही है समाज के अंदर, और वी लीव द पीपल ऑफ द दैट कंट्री टू वर्क इट आउट। जी हाँ, आमतौर पर होता क्या है, जब किसी देश में अनिश्चितता होती है तो हम देश के ऊपर छोड़ देते हैं उसका इंटरनल मैटर मानकर कि आप निपट लीजिए। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान पिछले 30 सालों से इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पर जमे हुए हैं, काफ़ी लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग जमे हुए हैं, ऐसे में उसे छोड़ना, उसे उसके हाल पे छोड़ना एक गलत बात होगी अपने आप में, इसलिए हम इंटरफेयर करना ज़रूरी है यहाँ पर, और अफगानिस्तान में शांति स्थापित कर पाएँ ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है सर। यहाँ पर इसी बीच रशियन विदेश मंत्री जो है मिस्टर लवरोव, उन्होंने कहा कि तालिबान लगातार आगे बढ़ रहा है, और जो मैं आपको बता रहा दिन में शायद एक वीडियो आपने देखा हो, शॉर्ट वीडियो, ऑलमोस्ट पूरा एंटायर नॉर्थन बॉर्डर फ्रॉम चाइना, तजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान और इधर ईरान, ये पूरा बॉर्डर हाईजैक कर चुका है यहाँ पर तालिबान, इनके कब्जे में आ चुका है। जी हाँ, ईरान तजाकिस्तान बॉर्डर से लेकर पूरा नॉर्थन पार्ट कैप्चर कर चुका है अपने आप में। तो नॉर्थन पार्ट तो उनका हो ही गया, पश्चिमी ईस्टर्न पार्ट तो उनके आका का है ही है, यहाँ पाकिस्तान बैठा इस साइड, तो उनको समस्या ही नहीं है अपने आप में। यहाँ पर साउथ तो इनके कब्जे में ऑलरेडी था, कंधार का तो ऑलरेडी इनके पास था, तो अब पूर्वा से ऑलमोस्ट 85% कंट्री पर कब्जा हो गया है। एक रिपोर्ट आई है दोस्तों यहाँ पर कि 85% कंट्री पर इनका कब्जा हो गया, रशियन विदेश मंत्री का स्टेटमेंट है ये। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से तालिबान अमेरिका का जाने का फायदा उठा रहा है, अमेरिका घोषित कर चुका है कि 31 अगस्त से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो दैट मीन्स बहुत क्लियर कर दिया है यहाँ पर कि अब तालिबान धीरे धीरे पूरा कब्जा यहाँ पर करने वाला है। इम्पॉर्टेंट बात है, तालिबान के जो स्पोक पर्सन जो इस समय रूस में थे, उनका एक स्टेटमेंट आया, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है उनका।
वी आर नॉट गोइंग टू टारगेट डिप्लोमेट्स, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, NGOs एंड देयर स्टाफ। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हाँ, हम लोग हमला नहीं करेंगे, जो दूतावास हैं, NGO के लोग हैं अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं, उन पर हम कोई हमला नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रकार से तालिबान एक प्रकार से वैधानिकता हासिल करने का प्रयास कर रहा है कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई अफगान सरकार से, अफगान लोगों से है, अफगान की गवर्नमेंट से है, जो अमेरिका ने बैठाई है वहाँ पर, हमें अन्य लोगों से कोई मतलब वहाँ पर नहीं है। तो देखते हैं कितना मान पाते हैं अपना कहना। वो हाल फिलहाल भारत ने अभी खबर आई थोड़ी देर पहले मेरे पास कि कांधार एम्बेसी, जो कांधार काउंसलेट है, उसे भी खाली कर दिया है। मज़ार शरीफ ऑलरेडी खाली, जलालाबाद ऑलरेडी खाली कर चुके हैं वो। मज़ार शरीफ में सिर्फ मिनिमल स्टाफ रखा है इन्होंने। तो ऑलमोस्ट सारे अपने जो काउंसलेट है सरकार बंद करती जा रही है। कंधार एम्बेसी बची है हमारी कुल मिलाकर, और हेरात काउंसलेट बचा है। कुल मिलाकर एग्रेशन आ रहा है सर, लगातार तालिबान आगे बढ़ रहा है, और बहुत जल्दी सोचना होगा दुनिया को उसका प्लान, अदरवाइज़ बहुत देर हो चुकी होगी। तो ज़रूरी है बाकी जो रीजनल पावर्स हैं वो सॉल्यूशन बैठाएं यहाँ पर। लगातार इस पेट्रोल में चर्चा करता रहता हूँ आप लोगों से, लगातार बात होती रहती है। तो यहाँ पर जो रीजनल पावर्स हैं उनको आगे आना ही होगा, अदरवाइज़ अफ़गानिस्तान में फिर से तालिबान आता है, फिर से टेररिस्ट आ सकते हैं, फिर से अलकायदा आ सकता है, और ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक होगा, ना केवल सदर्न साउथ एशिया के लिए, जो होलसम एशिया या पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक होगा यदि दोबारा तालिबान के गढ़ में आतंकवाद पनपता है। तो क्या खबर क्लियर दोस्तों आपके साथ? क्या खबर मेरी क्लियर हो चुकी है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग यहाँ से, बताइए मुझे आप लोग। चलो प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। इसके बाद जयशंकर की यात्रा जॉर्जिया हुई सर, जॉर्जिया की यात्रा पे गए वो। सिंबॉलिक यात्रा है क्योंकि मॉस्को के साथ संबंध खराब हैं, रूस से संबंध खराब चल रहे हैं जॉर्जिया के पिछले 10-12 सालों से, वॉर हो चुकी है इनके बीच में। तो उनके बाद जॉर्जिया की यात्रा से इंडिया पाकिस्तान होता है। वैसे जॉर्जिया की यात्रा पे जाना एक बड़ी बात है अपने आप में सर। जॉर्जिया की यात्रा पे गए, तिब्लिसी उसकी राजधानी है, वहाँ यात्रा हुई। 91 के बाद जब से जॉर्जिया एक राष्ट्र बना है, पहली बार हमारा कोई विदेश मंत्री जॉर्जिया की यात्रा पे गया। आमतौर पर नहीं जाते हम लोग यहाँ पर। इसको एक प्रकार से बदला माना जा रहा है। अभी रशियन जब विदेश मंत्री भारत आए थे, उसके बाद वो पाकिस्तान की यात्रा पे गए थे, तो पहली बार रशियन किसी विदेश मंत्री ने किया था। उसी का बदला मान रहे हैं कि अब इंडियन गए तो रशिया गए, उसके बाद जॉर्जिया चले गए। तो निश्चित तौर पे एक टिट फॉर टैट वाली पोजीशन है अपने आप में। ये डिप्लोमेटिक देखा जाए इसको, ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई यात्रा को या संबंध हमारे अच्छे नहीं है जॉर्जिया के साथ, या कुछ हमें अलग से बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जॉर्जिया संबंध बनाएंगे तो रशिया संबंध खराब करने पड़ेंगे, बहुत सीधी बात है। तो ऐसे में सिर्फ एक सिंबॉलिक यात्रा है कि तुम पाकिस्तान जा सकते हो तो हम जॉर्जिया जा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा होगा तो मैप आप देख लीजिएगा, मैप तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। अजरबैजान मैप, अजरबैजान में वॉर हुआ, वहाँ पर नागरानो आपने वॉर देखी, तो आपको याद होना चाहिए पूरा मैप वहाँ का। जॉर्जिया हमेशा हंगामे में रहता है सर, और उसके आसपास एक देश है अजरबैजान, आर्मीनिया, वहाँ वॉर हुआ था इस बार पूरा का पूरा। तो पूरा मैंने आपसे तब भी कहा था, पूरा जोग्राफिकल मैप ज़रूर देख लीजिएगा। जो अजरबैजान, आर्मीनिया और जॉर्जिया का जो मैप है, कैस्पियन टू ब्लैक सी के जो बीच का मैप है, कॉकेशस पर्वतमाला जो है पूरी की माउंटेन, उसको ढंग से देख लीजिएगा, काम आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो पूरा इस बार का वहाँ का मैप फ्रॉम कैस्पियन, लास्ट ही कैस्पियन में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो कैस्पियन कंट्री तो शायद ना पूछे वो, लेकिन उसके बियॉन्ड थोड़ा पश्चिम में जाएंगे आप तो कॉकेशस रेंज, उसके बाद पूरा वहाँ का जॉर्जिया, उसके बाद ब्लैक सी में अजोव, कर्च, मतलब लगातार ब्लैक सी उसके आसपास से कंट्री लगातार चर्चा में दोस्तों बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए मूव कर सकते हैं सर आगे यहाँ से, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ाइए, हम लोग आगे बढ़े। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप लोगों को? चलिए ओके। अगली खबर एनवायरनमेंट की है दोस्तों, एनवायरनमेंट की अगली खबर है आपके साथ। आर्यन कह रहे हैं सर मैप एटलस दिखा दीजिए। दोस्त एटलस आपके पास होगा यार, एक कोई भी देख लो ना खुल के प्लीज़ यार, इतना काम मत कराओ, मतलब थोड़ा सा तो होमवर्क करवा रहे हैं। नहीं मिले तो बता देना मुझे, एटलस ना मिले, एटलस में जॉर्जिया ना मिले तो मुझे बता देना, मैं आपको मदद कर दूंगा, ठीक है। ब्लैक सी के बीच में 3 कंट्री, कॉकेशस रेंज, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मीनिया, टर्की तो हमेशा पॉइंट है ही है यहाँ पर, ऊपर रशिया है, यूक्रेन है, पूरा जोग्राफी काम का है दोस्तों, प्लीज़ देख लीजिएगा, काम आएगा आपके, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे मैं आता हूँ, एनवायरमेंट की खबर है दोस्तों। ठीक है, शुरुआत करता हूँ खबर के NGT से, समझिएगा, आराम से पढ़ते हैं। NGT, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, आराम सुनिएगा दोस्तों, कोली।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात मैं करूंगा आपसे। इसके लिए एक्ट है हमारे पास दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है दोस्तों, जिस एक्ट के तहत संस्था को बनाया गया है। ये एक प्रकार से हमारे एनवायरनमेंट का मुद्दों को सुनने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इससे खिलाफ अपील आप कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। केवल एनजीटी के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आज से कुछ महीने पहले या कुछ दिनों पहले हमने एनवायरनमेंट लॉज पढ़े थे आपके साथ, अपनी ऐप पर एक क्लास हुई थी, अपनी 2 क्लास हुई थी ऐप पर, तो हमने एनवायरनमेंट लॉज पढ़े थे। एनजीटी एक्ट भी हमने उसमें देखा था दोस्तों। इस एक्ट के तहत दोस्तों बताया गया था, एक्ट में नहीं लेकिन सरकार ने बाद में जो रूल्स जारी किए उसके मुताबिक बात करूं, सरकार के रूल्स 2010 में आए, फिर 17 में रूल आए। 2 बार सरकार ने नियम जारी किए एनजीटी एक्ट के अकॉर्डिंग। एक्ट एक चीज़ होती है, एक्ट के अकॉर्डिंग सरकार नियम जारी करती है जिससे वो चीज़ स्टैब्लिश हो चुके। नियम जारी किए सरकार ने 2 बार, और 2017 के नियम के मुताबिक एनजीटी की जो 5 बेंच हैं, एक नॉर्दर्न जोन है, एक सेंट्रल जोन है, ईस्टर्न जोन है, वेस्टर्न जोन है और एक सदर्न जोन है। सेंट्रल 5 जोन मान लीजिए, 5 बेंच हैं अपने आप में, और सरकार ने 5 बेंच हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है सर। दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, बम्बई हेडक्वार्टर इनके मुख्यालय हैं सर। और इस रूल में 17 के रूल में सरकार ने क्या कहा कि जो नॉर्थ जोन है ये प्रिंसिपल बेंच भी होगी। 5 बेंच होंगी 5 जोन के हिसाब से, लेकिन नॉर्थन जो बेंच है वो प्रिंसिपल बेंच भी होगी। ये भारत सरकार ने कहाँ लिखा? रूल में। इसको पढ़ाया भी था मैंने क्लास में आपको, ठीक है, क्योंकि ये सरकार का रूल था। तो राइट नाउ अभी जो नियम है आपको बता दूं थोड़ा समय यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। ये वेबसाइट से निकाल कर लाया हूँ दोस्तों, वेबसाइट से निकाल कर लाया हूँ आपके लिए। ये क्या लिखा है वेबसाइट पर? अभी पुरानी बात लिखी है। ट्रिब्यूनल कंपोजिशन क्या है? 5 जोन होंगे, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, साउथ, वेस्ट, ठीक है। द प्रिंसिपल बेंच इज द सिचुएटेड इन नॉर्थ जोन, हेडक्वार्टर इन दिल्ली, ठीक है। तो प्रिंसिपल बेंच कहाँ होगी? नॉर्थ जोन वाली होगी, और जो हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा, ठीक है सर। तो हम ये मानते थे 4 बेंच हैं प्लस दिल्ली 5 बेंच, और 5 दिल्ली वाली बेंच ही प्रिंसिपल बेंच है, यानी कि वो पूरे देश पर अधिकार रखती है, पूरे देश पर आदेश जारी कर सकती है, वरना हर बेंच अपने अपने जोन में आदेश जारी करेगी, ठीक है। ये माना जाता है कि साउथ जोन साउथ के लिए, नॉर्थ जोन नॉर्थ के लिए, लेकिन जो प्रिंसिपल बेंच होगी उसका आदेश पूरे देश में लागू होगा। ऐसा मान सकते हैं, यहाँ पर ऐसा व्यवस्था बनाई गई थी। तो रूल्स थे इस प्रकार के दोस्तों हमारे पास, ठीक है। द सेंट्रल जोन है भोपाल में, कोलकाता में, चेन्नई में, पुणे में, माफ़ी कीजिएगा बॉम्बे नहीं, पुणे में, और दिल्ली वाली नॉर्थ में दिल्ली में दोस्तों। तो चेन्नई, पुणे, कोलकाता और भोपाल, ठीक है, 4 जोन प्लस दिल्ली में थी, ठीक है सर। अब आते हैं, ये आदेश था 17 का दोस्तों। अभी क्या हुआ, एक केस चल रहा था चेन्नई वाले बेंच में, एनजीटी चेन्नई वाली बेंच में केस चल रहा था। तो वो जो केस था उसका एक ग्लोबल या उसका एक ऑल इंडिया इम्पैक्ट होने वाला था। तो एनजीटी की जो साउथ जोन बेंच थी या चेन्नई बेंच थी, उसने अपने जो जिसने पिटीशन फाइल की थी, जिसने याचिका दायर की थी, जिसने केस फाइल किया था, उससे कहा कि आप जाइए नॉर्थ जोन वाली बेंच में जाइए, वो प्रिंसिपल बेंच है हमारी, वो हमारी मुख्य बेंच है, और वो जो आदेश देगी वो पूरे देश में लागू होगा। हम जो आदेश देंगे वो साउथ जोन में लागू होगा केवल। तो बेहतर है आप जाइए नॉर्थ जोन वाली बेंच, बड़ा केस है ये, आप नॉर्थ जोन वाली बेंच में जाइए, हमारी दिल्ली वाली बेंच में जाइए, वो प्रिंसिपल बेंच है और उसका आदेश पूरे देश में लागू होगा। ये किसने कहा दोस्तों? एनजीटी की साउथ जोन बेंच ने, ठीक बात कही। तो यहाँ पर जो पीआईएल फाइल की थी उसने कहा यार मैं क्यों जाऊँ दिल्ली यार, और दिल्ली वाली प्रिंसिपल जोन किसने बनाया है? ये एक्ट में तो नहीं लिखा है, ये तो भारत सरकार ने नियम जारी किया है। तो उसने इन नियमों को चुनौती दी हाई कोर्ट के अंदर, मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया इन नियमों को। किन नियमों को? 17 के नियमों को। क्या बात यहाँ तक समझ में आती है दोस्तों आपको? जहाँ लिखा है कि 5 बेंच होंगी और दिल्ली वाली प्रिंसिपल बेंच होगी, जो ने पीछे स्टेटमेंट देखा, इसको चैलेंज किया उस पिटिशनर ने मद्रास हाई कोर्ट में कि जनाब ये बेंच अलग अलग नहीं है, ये सबका अधिकार एक ही है, सब प्रिंसिपल भी हैं और सब यहाँ पर रीजनल भी हैं अपने आप में, ये सब इक्वल हैं। दिल्ली वाली प्रिंसिपल बेंच नहीं है, क्योंकि एक्ट में नहीं लिखा, ये संसद के एक्ट में लिखा, सरकार ने नियम जारी करके ऐसा बोल दिया है अपनी सहूलियत के लिए। तो मद्रास हाईकोर्ट में केस चला दोस्तों, सुनवाई हुई, और क्या कहा मद्रास हाईकोर्ट ने, आपके मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ। और मद्रास हाईकोर्ट ने देखा, ऑब्जर्विंग ऑल 5 जोनल बेंचेस ऑफ द एनजीटी आर इक्वली पावरफुल एंड देयर ऑर्डर्स वुड बी एप्लीकेबल पैन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये एक बात कही है कि 5 जोन या 5 बेंच बराबर हैं और इनका आदेश पूरे इंडिया पे लागू होगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पर ये मद्रास हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर कि वे 5 बेंच बराबर हैं, और मद्रास हाईकोर्ट डिसअप्रूव द 2017 सेंट्रल नोटिफिकेशन, 17 का जो नियम था उसे डिसअप्रूव कर दिया मद्रास हाईकोर्ट ने, जिसके मुताबिक दिल्ली की नॉर्थ जोन बेंच को बनाया गया था प्रिंसिपल बेंच। क्या मामला समझ आ गया पूरा का पूरा आपको एक बार में? ये थोड़ा याद रखिएगा, एनजीटी पे लगातार इशू बन रहा है। 10 ईयर्स ऑफ एनजीटी पूरे कर चुका है अपने, 10 साल स्थापना के पूरे कर चुका है। मेंस में क्वेश्चन बन सकता है एनजीटी के ऊपर, प्री की बात भी कर सकते हैं, प्री में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर 10 अगस्त 2017, आज से लगभग 4 साल पहले
भारत सरकार का नोटिफिकेशन आया था, उसमें कहा गया था नॉर्थ जोन जो है ये दिल्ली वाली, ये प्रिंसिपल बेंच होगी। और ये बेसिकली जो 10 का एक्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था, वहाँ पर ये कॉन्ट्ररी है, ये जो आदेश है 17 का ये इस एक्ट से कॉन्ट्ररी है, जिसमें किसी प्रिंसिपल बेंच की कोई बात नहीं की गई है। हमने अपने लेक्चर में पढ़ाया था, जो सरकार ने आदेश जारी किया था, मैंने आपको उस समय ऐसा कोई बात नहीं चल रहा था, तो आपने एक्ट पढ़ा है मेरे साथ, मैंने बताया प्रिंसिपल बेंच दिल्ली की बेंच को कहते हैं, तो वहाँ पर आपको अपडेट करना पड़ेगा, जहाँ भी आपने सुना है, जिस लेक्चर में सुना है कभी, तो वहाँ आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे या कुछ हो जाए तो बात अलग है, एट प्रेजेंट क्या स्टेटस से मालूम पड़ गया आपको यहाँ पर, ठीक है। तो मद्रास हाईकोर्ट की बात सुन लीजिए, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कोई प्रिंसिपल बेंच नहीं होगी, पांचों बेंच जो हैं ये पांचों बेंच जो हैं ये इक्वल स्टेटस रखती हैं और इनका आदेश होल इंडिया पे या पैन इंडिया पे लागू होगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ पर बातें? क्या बात क्लियर हो गई आपको? उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात सुनिएगा, बता दिया तो मैंने पूरा केस सुना दिया आपको यहाँ पर। सुन लीजिए, साउथ जोन की बेंच ने क्या कहा था, मामला कहाँ से उठा था, उसने कहा था वहाँ जज ने कहा था ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर द डिसीजन टेकन बाय एनी ऑफ जज इंडिया, ठीक है सुनिएगा। रिट पिटीशन फाइल की गई थी मद्रास हाई कोर्ट में सर, चेन्नई में, अगेंस्ट अ डिसीजन, जो डिसीजन दिया था किसने, साउथ जोन बेंच ने डिसीजन दिया था एनजीटी की 15 जून को। उसमें कहा गया था कि आपका जो केस है वो हम ट्रांसफ़र करें आप इस केस को प्रिंसिपल बेंच इन दिल्ली को, क्योंकि उनका आदेश पैन इंडिया पे लागू होता है। तो साउथ जोन की बेंच ने 15 जून को आदेश दिया था। इसके खिलाफ जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है वो हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने कहा भैया नहीं, साउथ जोन आपका आदेश भी पूरे इंडिया पे लागू होगा, कोई प्रिंसिपल बेंच नहीं है यहाँ पर, आप ही सुनवाई करो यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्या स्पष्ट हो गई बात आपको यहाँ पर? चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बाकी याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, ये तो नया टॉपिक खुल गया अपने आप में कि जुडिक्शन कितना है किस कोर्ट का या किस एनजीटी का जुडिक्शन कितना है। तो कानून कहता है कि अपने अपने एरिया में, नॉर्थ जोन का पैन इंडिया में, लेकिन अब मद्रास हाई कोर्ट का आदेश एक प्रकार से मान लिया जाए तो हाँ, कोई प्रिंसिपल बेंच नहीं है अपने आप में, यूपीएससी क्वेश्चन नहीं देगा यहाँ पर। ये मेंस की बात है, थोड़ा सा क्या होता है ना, जहाँ पर पीटी में फंस सकता है, कानून में कुछ और लिखा है, अभी यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ और कह दिया तो पीटी में नहीं देगा वो। हाँ, वो एक्ट के प्रावधान पूछ सकता है, एक्ट में क्या लिखा है, तो एक्ट में कोई प्रिंसिपल बेंच की बात नहीं है, वो पूछेगा एक्ट के अनुसार, तो एक्ट में कोई प्रिंसिपल बेंच की बात नहीं है, थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। एक्ट में कोई प्रिंसिपल बेंच की बात नहीं है। दूसरी बात बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, किन किन कानूनों के तहत सुनवाई होती है, ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ उसके बारे में आपके साथ, आपको याद होना चाहिए दोस्तों। 7 कानून याद होंगे, 7 सुप्रीम हमारे, जिन कानूनों के तहत एनजीटी सुनवाई कर सकता है। इनके अलावा किसी अन्य कानून के तहत आप एनजीटी में नहीं जा सकते, किसी की शिकायत करने आप नहीं जा सकते। कानून कौन कौन से दोस्तों? वाटर प्रिवेंशन पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एक्ट दोस्तों, वाटर पॉल्यूशन एक्ट सेस एक्ट, वाटर पॉल्यूशन सेस एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर पॉल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट और बीडी एक्ट यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट। दोस्तों याद रखिएगा, 7 एक्ट के तहत इनमें कोई गलती हो रही है, वायलेशन कर रहा है, तो आप जा सकते हैं एनजीटी कोर्ट के अंदर। बाकी कानूनों के लिए आपके पास जगह नहीं है। कैंपा एक्ट हुआ या और बहुत सारे एक्ट हैं आपके देश में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, कि कोई वन्य जीव को मार रहा है, कोई हत्या कर रहा है, शिकार कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते एनजीटी में दोस्तों। ये हमारे यहाँ कानून दिए गए हैं जिनका आप शिकायत कर सकते हैं। क्या कोई बफरिंग हो रही है मित्रों हमारे यहाँ पर? कोई बफरिंग, कोई समस्या किसी प्रकार की? नहीं, प्लीज़ चेक कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ। तो यहाँ पर ये अधिकार है के कोर्ट का। चलिए, ये आपके सामने केस था एनजीटी का, क्लियर हुआ। मूव करते हैं दोस्तों, अगली खबर पे आएंगे आपके साथ, अगली न्यूज़ पर आऊँगा मैं। डिफरेंसेस बिटवीन किसके, हिमानी पूछ रहे हैं डिफरेंसेस, किसके बीच डिफरेंसेस दोस्त, किसके बीच डिफरेंसेस? कानूनों के बीच डिफरेंस पूछ रहे हैं। कानून तो अलग से पढ़ने पड़ेंगे आपको, पूरे 5 जो 7 लॉ हैं पढ़ने पड़ेंगे आपको। अरे यार, तो कानून बताया ना, इसमें लिखा है सेस, अंडरलाइन किया सेस वर्ड, देखिए मैं अंडरलाइन कर दिया आपको पहले, सेस एक्ट है ये, यानी सरकार वाटर पॉल्यूशन ख़त्म करने के लिए आप पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकती है। तो ये इस एक्ट में लिखा था, सरकार पानी की सफाई के लिए आपसे एक्स्ट्रा सेस ले सकती है, पैसा ले सकती है, ले रही है सरकार, ठीक है, लेती भी है कई जगह, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी विल बी होल्ड टिल लॉ फ्रेम, इसकी बात हुई थी कल, मैंने शायद एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है
व्हाट्सएप पे आरोप है कि जो उसका प्राइवेसी जो उसका जो लॉ है, प्राइवेसी पॉलिसी जो उसकी है दोस्तों, वो एक प्रकार से वायलेशन करेगी डेटा प्राइवेसी का। मैंने अपना डेटा एज अ बिज़नेस पर्सन डेटा अपना व्हाट्सएप को दिया है। मैं डील करता हूँ अपने कस्टमर से व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप बिज़नेस का प्रयोग करके। अब वो डेटा शेयर कर देगा फेसबुक या इंस्टा के साथ। मैं चाहता हूँ ऐसा ना करे। प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है, लागू होने वाली है देश के अंदर व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी। तो ऐसे में शिकायत हम करेंगे, भाई हमारा डेटा शेयर मत कीजिए किसी के साथ। लेकिन व्हाट्सएप कह रहा है या तो बंद करो, आपको यूज़ करने का मौका तभी मिलेगा व्हाट्सएप जब आप परमिशन दो कि आपका डेटा शेयर किया जाएगा। डेटा तो शेयर करेंगे, नहीं करवाना चाहते तो व्हाट्सएप यूज़ करना बंद कर दो। खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई, हाईकोर्ट में मामला चला तो व्हाट्सएप ने कहा ठीक बात है। तो व्हाट्सएप यहाँ कह रही है दोस्तों कि जब तक भारत सरकार अपना पीडीपी बिल या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास नहीं कर देती है, पीडी बोलते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास नहीं कर देती है, तब तक हम पॉलिसी लागू नहीं करेंगे। बात ये ऑलरेडी बात पुरानी हो चुकी है। अब यहाँ वो कह रहे हैं और यदि नया जो बिल बनता है उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसी नहीं हुई तो हम देश में काम नहीं करेंगे आपके, हम देश में अपना बिजनेस शट डाउन कर देंगे, हम पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, कोई नया बाइंड नहीं है। कुल मिला के मामला गंभीर होता जा रहा है धीरे धीरे। भारत सरकार पर पीडी बिल पास करने की जिम्मेदारी है। और एक न्यूज़ है सुनने के लिए, समझने के लिए, एक बार आप भूल जाइए लिखकर इसको सुनकर। पीडीपी बिल पे मालूम है क्या हुआ था दोस्तों? पीडीपी बिल जो है ना सर पार्लियामेंट में है। पीडीपी बिल आपको याद होगा, ये दिसंबर 19 को संसद में रखा गया था। दिसंबर 2019 में संसद में रखा गया था बिल। ये लास्ट जब द सेशन था, मुझे याद है विंटर सेशन का, तब इसको रखा गया था पार्लियामेंट के अंदर। और इसको स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया गया बिल को, यहाँ पर एक कमेटी को दे दिया गया इस पर डिस्कस करने के लिए। और स्टैंडिंग कमेटी में जितने लोग थे, उसमें शायद 9 लोग थे स्टैंडिंग कमेटी, उस कमेटी में 9 मंत्री बन चुके हैं सरकार के वर्तमान में। यानी जो 20-30 लोग होते हैं कमेटी के अंदर, उसमें से 9 मेंबर मंत्री बन चुके हैं। यानी पीडीपी बिल पर अब डिस्कशन अभी नहीं हो पाएगा। बस सीधी बात है, यहाँ पर सरकार ने मीनाक्षी लेखी, मुझे याद है, उसके अंदर मेंबर थी तो मंत्री बना दिया उनको। तो निश्चित तौर पर मुश्किलें होंगी। और ऐसे 9 लोग हैं जो पहले उसमें एज अ पार्टनर थे, एज अ एडवाइज़र थे, वार्ष्णेय साहब थे उसके अंदर, और भी लोग जो मंत्री बने हैं हाल में, वो सब उसके अंदर एज अ मेंबर थे पीडी बिल पर डिस्कस करने वाली स्टैंडिंग कमेटी में। अब स्टैंडिंग कमेटी दोबारा बनानी पड़ेगी आपको। कब बनेगी, कैसे बनेगी, कब डिस्कशन होगा पीडी बिल के ऊपर, वी कांट से। तो पीडी बिल जरूर पास करना चाहिए सरकार को। थोड़ा जल्दबाजी करनी चाहिए सरकार को यहाँ पर, क्योंकि डेटा बहुत तेज़ी से बाहर जा रहा है, लॉ नहीं है हमारे पास, कानून नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर डिस्कशन तेज़ करना चाहिए। तो एक नेगेटिव बात ये भी, और व्हाट्सएप भी कह रहा है भैया कानून पास करोगे, जैसा कानून होगा वैसा हम काम कर लेंगे आपके साथ। कानून ही नहीं है आपके यहाँ पर तो हम क्या माने आपके यहाँ? कानून होगा, हम देखेंगे डेटा प्रोटेक्शन, आपका डेटा प्राइवेसी वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मान लिया जाएगा दोस्तों। पीडीपी बिल लैप्स हो गया, ऐसा है क्या? ऐसा सुना तो नहीं मैंने यार कहीं। कोई मुझे कह रहा है, बस कोई कह रहा है कि पीडी बिल लैप्स हो गया। लैप्स क्यों होगा यार? मतलब दिसंबर 2019 में रखा था, नई संसद बनने के बाद रखा था। अभी मीनाक्षी लेखी उसकी मेंबर भी थी स्टैंडिंग कमेटी की। तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो आई डोंट नो, मतलब लैप्स तो होता मालूम पड़ता, डिस्कशन तो चल रहा है। लैप्स हो ही गया होता तो फिर कैसे कहता व्हाट्सएप की कानून पास करे सरकार। ठीक है, चलिए याद रखिए दोस्तों, पीडीपी को लेकर हमेशा हंगामा रहा है हमारे देश में। जब से जस्टिस श्री कृष्णा, रिटायर्ड जस्टिस श्री कृष्णा रिपोर्ट आई है, यूपीएससी ने मेन से पूछा सीधा क्वेश्चन इसको लेकर। पीटी में 2 बार पूछ चुका है संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद पुत्तू स्वामी केस आ गया सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर राइट टू प्राइवेसी जो हमारा है उसे कोर्ट ने मान लिया, आपका फंडामेंटल राइट मान लिया, तो आर्टिकल 21 के तहत। तो लगातार मामला बन रहा है और यूपीएससी पूछता रहा है पीडीपी को लेकर। तो राइट टू प्राइवेसी कानून है, उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। पीडीपी बिल को लेकर श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट पूछ चुका है। पीडी बिल पे क्वेश्चन कभी नहीं आया, जो नया बिल तैयार किया गया। तो इस बार उम्मीद कर रहे हैं बिल पर क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, ना भी आए तो पीटी में ज़रूर पूछ सकता है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में जो 3 बातें कही गई हैं कि सेंसिटिव डेटा होगा, जनरल डेटा होगा, जनरल डेटा कौन सा है, सामान्य डेटा कौन सा है, संवेदनशील डेटा कौन सा है, क्या शेयर कर सकते हैं। तो पीडीबी बिल पर एक बार नज़र रखिएगा दोस्तों, काम आ सकता है आपके लिए। इस पर डिस्कशन हमारा होता रहा है। टाइप करेंगे आप पीडीबी बिल आशीर्वाद सर नेट के ऊपर, यूट्यूब पर आप एक वीडियो मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा दोस्तों आराम से। ठीक है, दिल्ली कैबिनेट ने दोस्तों, दिल्ली की जो कैबिनेट है उसने एक कमिटमेंट किया है, एक प्रकार से एक स्टडी करने का फैसला किया है, रियल टाइम सोर्स स्टडी ऑफ कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, मामला क्या है कि दिल्ली के किस इलाके में
किस चीज़ से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। क्या वो एयर पॉल्यूशन गाड़ियों से हो रहा है, डस्ट पार्टिकल से हो रहा है, बायोमास से हो रहा है, कचरे के जलने से हो रहा है, या किस चीज़ से हो रहा है। इसको जानेगा, रियल टाइम सोर्स होगा दोस्तों यहाँ पर। तो रियल टाइम सोर्स स्टडी करा रही दिल्ली सरकार दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो दिल्ली कैबिनेट अप्रूव कर चुकी है दोस्तों, दिल्ली कैबिनेट, दिल्ली सरकार का फैसला ये, यानी कि जो दिल्ली की यूटी गवर्नमेंट केजरीवाल सरकार है उसका फैसला यहाँ पर। इससे होगा क्या सर, मान लीजिए दिल्ली थोड़ा बड़ा इलाका है, मान लीजिए दिल्ली का एक इलाका है, मान लीजिए अशोक विहार का, या एक इलाका है आनंद विहार का, एक इलाका है मुखर्जी नगर का, एक इलाका है साउथ दिल्ली का। तो जहाँ जैसा पॉल्यूशन का रीज़न होगा वैसा ही वहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। बात बिल्कुल सही सर यहाँ पर। तो इससे क्या होगा सर, आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम रियल टाइम, अभी राइट नाउ शाम के 4 बजे हैं, तो शाम के 4 बजे क्या कारण है आनंद विहार में टर्मिनल पर पॉल्यूशन होने का। क्या गाड़ियाँ हैं, तो अच्छा गाड़ियों की संख्या कम करो यार। अच्छा यहाँ पर डस्ट है, यहाँ पर कोयले का पॉल्यूशन है, तो वहाँ कोयला प्लांट बंद करो। तो इससे क्या होगा सर, टू इनिशिएट मिटिगेट एक्शन मेजर नियर द रियल टाइम बेसिस, हम तुरंत वहाँ पर एक्शन लेकर उनको रोक पाएंगे। तो ये एक प्रकार से कहना चाहिए मुझे। It will help understand the real time impact of the various pollution source like the vehicle से हो रहा है pollution, dust particles हैं, बायोमास के जलने से, एक जैविक कचरे के जलने से हो रहा है, किसानों के पराली जलाने से हो रहा है, या उत्सर्जन इंडस्ट्रीज से हो रहा है। हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेसेसरी एक्शन ले पाएंगे उस सोर्स को ख़त्म करने का। तो अच्छी बात है, अपने आप में ऐसा स्टडी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा स्टडी दुनिया में आज तक कभी नहीं हुआ, और इसको करा कौन रहा है ये भी जानना फिर ज़रूरी है आपको। दुनिया में पहली बार ऐसा स्टडी हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। जी हाँ, इनका कहना है आईआईटी के वैज्ञानिकों का यहाँ पर। तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, टेरी और आईएसआई मोहाली दोस्तों। तो 4 इंस्टीट्यूट हैं। थोड़ा काम की बात मुझे लगती है आपके लिए ये हो सकती है कि दुनिया में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। तो आखिर सोर्स, अब पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो बता पाओ उसका सोर्स क्या है। यानी आपको करना क्या होगा, पॉल्यूशन का सैंपल लो। अच्छा, इसके अंदर गाड़ियों का पॉल्यूशन है, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल हैं, या इसके अंदर कोयले के कण आ रहे हैं, या खेतों जलने वाले SO2 पार्टिकल आ रहे हैं। आप इसका रियल टाइम स्टडी कर पाएँ, और रियल टाइम बेसिस पर कि तुरंत बता दिया जाए कि अच्छा पॉल्यूशन इस कारण है। क्या धूल भरी आंधी आ गई अरावली को पार करके, वहाँ से पश्चिम देशों से पाकिस्तान ने हवाएं भेज दी, यहाँ से धूल भरी आंधियाँ भेज दी अपने यहाँ से। तो होता है ना, पश्चिमी देशों का हमारा आक्रमण हो गया हमारे ऊपर, तो विदेशी ताकतों का हाथ, उनका हाथ है हमारे पॉल्यूशन में, हम जान पाएंगे तुरंत यहाँ पर। हो पाएगी दोस्त बात, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर। तो याद रखिएगा, 4 संस्थान स्टडी करेंगे यहाँ पर मिलकर चारों ये, और हम जान पाएंगे रियल टाइम सोर्स क्या है पॉल्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मिटिगेशन प्लान तैयार कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है। मूव करते हैं अगली खबर पे आपके साथ। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा दोस्तों कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने चाहिए। क्या कहा है सुप्रीम हाई कोर्ट ने, सुन लीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, मैं चाहूँगा उसको कोट अनकोट करें आप लोग यहाँ पर। क्या कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, मामले को सुनवाई कर कहा कि इंडियन यूथ नीड नॉट टू बी फोर्स्ड टू स्ट्रगल विद इशू अराइजिंग ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट इन द वेरियस पर्सनल लॉ इन रिलेशन टू मैरिज एंड डिवोर्स। जो भारतीय युवा वर्ग है वो अपने आप में, आजकल सोसाइटी जो बनती जा रही है हमारे यहाँ पर, भारतीय युवा वर्ग जो है दोस्तों, वो बहुत ही बिकमिंग होमोजीनियस होता जा रहा है। धर्म की, जाति की दीवारों को तोड़कर प्रेम विवाह कर रहा है, या विवाह संबंध बना रहा है वहाँ पर वो। तो ऐसे में अगर आप उनको एक सिंगल लॉ से, या 2 अलग धर्म के लोग शादी कर रहे हैं, 2 अलग जाति के समुदाय के लोग शादी कर रहे हैं, तो उनको आप सिंगल उनके पर्सनल लॉ से डील करना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल आ सकती है। पहले होता क्या था, 2 हिंदू या 2 मुस्लिम या 2 एक समूह के लोग शादी कर रहे हैं तो उनको डील करना आसान था, पर्सनल लॉ आसान थे। अभी एक केस आया, एक ट्राइबल महिला थी, उसका जनरल कैटेगरी हस्बैंड था, शादी हो गई, तलाक की बात आई कोर्ट में। महिला कह रही है भाई हमारे ट्राइबल मूवमेंट में, ट्राइबल में तो अलग प्रकार का तलाक होता है, हम तो नहीं मानते हिंदू मैरिज एक्ट को। पति कह रहा है जनाब मैं हिंदू हूँ, मेरा तलाक हिंदू एक्ट के तहत होगा यहाँ पर। महिला कह तलाक होता ही नहीं हमारे यहाँ, तो जनजातियों में तो हमारे पर्सनल तो ये कहते हैं। तो बड़ा मुश्किल में कोर्ट फंस गया। तो कोर्ट ने कहा यार भारतीय युवा जो है ये अपने आप में दोस्त एक बार नोटिस की चंद्रशेखर जी, मैंने नाम नहीं बोला, ऐसा नहीं मैं नहीं जानता हूँ मेरी जनजाति की महिला है वो। अगर मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ उसका इसका सिग्निफिकेंस होता है। जब 2 समुदायों की बात करते हो, 2 अलग धर्मों की बात करते हो, तो आप ऐसी बातें नहीं करते उनमें धर्म का नाम या समुदाय का नाम लेना। आपको जानकारी, मुझे मालूम है कि आप जानते हैं इस बात को, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ नाम, उसका एक सिग्निफिकेंस होगा अपने आप में ना, कि क्यों नहीं ले रहे हैं नाम हम लोग। तो यहाँ पर हम किसी जाति को या जनजाति को, ट्राइब को काउंटर करें यहाँ पर, वो हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको समझिए, आप एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले, किसी या विक्टिम का नाम, खासकर महिला विक्टिम है कोई, उसका नाम आप पब्लिक डोमेन में, उसकी कास्ट, उसका नाम नहीं ले सकते। बहुत सीधी बात है यहाँ पर, आपको समझाना चाहिए। अगर मैं नहीं, आपको कह रहा हूँ कि केस आया,
ठीक है, तो आप समझिए इस बात को। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया शॉर्ट, उसमें मैंने कहा कि एक केस आया, आप इस बात को समझेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए काम आएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जानते हो, ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं जानते हो, बाकी लोगों ने पढ़ा हो कहीं ना कहीं, लेकिन बाकी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ लिमिटेशन होती है। बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग बात को समझिए, अच्छा रहेगा दोस्तों। किसी खास का महिला हो, बच्चा हो, उसके नाम, उसका सरनेम, फ़ोटो, कास्ट नहीं शो करनी है, नहीं बोलना है आपको। ये हमेशा काम रखेगा, देखिए काम आएगा आपके। तो यहाँ पर एक तलाक को लेकर मामला चल रहा है, बात वो है भी नहीं, केस हमारा कंसर्न में भी नहीं, हमारा का ये कोर्ट ने कहा वो काम का है, कोर्ट ने कहा वो काम का है सर। इंडियन यूथ जो है यहाँ पर नीड नॉट टू फोर्स टू स्ट्रगल, उन्होंने यहाँ पर कहा कि मॉडर्न सोसाइटी जो है ये होमोजीनियस होती जा रही है, ट्रेडिशनल बैरियर तोड़ रही है, धर्म के, जाति के, समुदाय के, और निश्चित तौर पर इनमें विवाह संबंध स्थापित हो रहे हैं। अब जब विवाह और तलाक के मामले इनके आएंगे तो हम डील कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्या चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे देश में कोई भी नागरिक हो, विवाह और तलाक के नियम एक से होने चाहिए उसके लिए। तो इस समय आ चुका है यहाँ पर कि अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मानी जाए, समय आ चुका है कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो ये कहना है यहाँ पर मुझे कहना चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट का कि अब समय आ चुका है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया जाए। ये अभी एक एडवाइस है, लॉ मिनिस्ट्री को आदेश भेज दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना कि हम चाहते हैं ऐसा करें। आदेश नहीं है, एडवाइस है, लागू ना करना सरकार के हाथ में है। ये एडवाइस है दिल्ली हाई कोर्ट की। भाई एक नया एंगल मिल गया आपको लिखने के लिए। आप जब सपोर्ट करने बैठेंगे यूसीसी का, तो आपके पास एक एंगल होगा लिखने के लिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल के अपने आदेश में कहा था। तो आपके पास एक नया पॉइंट होगा लिखने का, एक नया समर्थन पॉइंट होगा यूसीसी के। अपोज करने के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, लेकिन जब सपोर्ट करने बैठे तो पॉइंट होना चाहिए आपके पास, कारण क्या है। तो एकदम आधुनिक बनते जा रहे हैं समय के साथ, विवाह जाति धर्म के संबंधों से बियॉन्ड हो गए हैं, और ऐसे में विवाह तलाक के नियम अगर अलग होंगे नियमों पर तो मुश्किल हो जाएगी अपने आप में। ठीक है दोस्तों, इसकी आलोचना करना भी सही है। यूसीसी के हम तैयार हैं क्या, नहीं, बात ये भी है क्या यूसीसी सबके लिए तैयार हो चुके हैं हम लोग? क्या देश में हर किसी जाति धर्म की स्थिति एक सी हो चुकी है? आखिर क्यों हमारे संविधानकर्ताओं ने जब सबको पॉलिटिकल राइट्स इक्वल दिए, सबको कहा यार आपको पॉलिटिकल राइट्स इक्वल हैं, तो पर्सनल लॉ क्यों अलग रखे? सबके लिए क्रिमिनल लॉ एक से है, मर्डर करोगे किसी जाति धर्म को सबको एक सज़ा मिलेगी। तो आखिर शादी ब्याह के नियम अलग अलग क्यों रखे गए? क्योंकि हमारा समाज मैच्योर नहीं हुआ है। तो क्या मैच्योर हो गया है हमारा समाज? हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो सोचिए इस बारे में क्या हो सकता है आपके। क्या आप जाति धर्म से बाहर निकल गए हैं? कई किसी धर्म में विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। किसी विवाह धर्म को एक जन्मों का संबंध माना गया है। कोई कहता है कॉन्ट्रैक्ट है, केवल एक जन्म की बात है जनाब, कोई कहता है 7 जन्मों का साथी है। तो ये जो मतभेद है क्या भुला पाएंगे कि हाँ यार सब बराबर है यहाँ पर? तो हमें सोचना होगा मैच्योर हैं कि नहीं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, जीआरएपी फिर आ गया। जीआरएपी दिल्ली में, अब तक हम एनवायरनमेंट की सुनते थे, जीआरएपी का एनवायरनमेंट का प्लान, लेकिन अब कुछ और आ गया दिल्ली में दोस्तों। ठीक है, जीआरएपी क्या है सर? ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। आज तक मैं पढ़ाता अपनी एनवायरनमेंट क्लास में, एयर पॉल्यूशन में, इसको जीआरएपी को। अब यहाँ पर कुछ और आ गया सर। जी हाँ, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए, जैसे राष्ट्रीय एनडीएमए होता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, ऐसी हमारा एलजी वाला जो है डीडीएमए, दिल्ली डिजास्टर अथॉरिटी जो है, इसने कोविड के लिए ना जीआरएपी तैयार किया है दोस्तों। अभी जीआरएपी क्या होता है समझिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मान लो एक दिल्ली है, ये पूरी दिल्ली का इलाका मान लेते हैं, ये दिल्ली के इस इलाके में कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। कोविड के मान लो यहाँ पर पर डे 10,000 टेस्ट होते हैं, मान लो 1,000 टेस्ट होते हैं, और उनमें से यदि 20 लोग यानी 2% लोग पॉजिटिव आते हैं, या 20-22 लोग आते हैं, मोर देन 2% लोग पॉजिटिव आते हैं, तो इसके लिए एक प्लान होगा सरकार के पास। जैसा पॉजिटिविटी रेट उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान। अच्छा, मॉल बंद कर दो, लेक्चर बंद कर दो, क्लासरूम बंद कर दो, सड़कें बंद कर दो, स्टक डाउन कर दो, लॉकडाउन कर दो, इलाके को बैन कर दो आना जाना यहाँ पर। यानी मान लो पॉजिटिव 5% से ऊपर चला गया, अच्छा कंप्लीट बंद कर दो, बिल्कुल पुलिस लगा दो हर चौकी पर, कोई बाहर नहीं निकलेगा घर के यहाँ पर। अच्छा 1% से कम चल रहा है, कहीं आधे % से 0.5% से ऊपर है, तो चलो ठीक है, चलने दो, घूमने फिरने दो, मास्क वास्क बोलो लोगों को लगा के रखें, अलर्ट करते रहो लोगों को, टेस्टिंग करते रहो वहाँ पर। यानी कि जैसा आपका ग्रेड होगा, ग्रेड मतलब पॉजिटिविटी रेट होगा, उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान होगा। अब तक पॉल्यूशन में होता था ये कि दिल्ली का पॉल्यूशन पीएम पार्टिकल 100, 200, 500 जितना हो गया, उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान कि भैया ऑडी 1 लागू करो, कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, सांस लेना बंद कर दो, वो सारी बातें उसके अकॉर्डिंग। सांस लेना बंद नहीं करना था, मतलब ऐसा प्लान था कि आप सांस लें तो मास्क वास्क पहन के सांस लें, N95 मास्क पहन के सांस लें, उसमें एक्शन प्लान था। जैसा पॉल्यूशन वैसा आपका एक्शन प्लान। यहाँ भी वही है, जैसा पॉजिटिविटी रेट उसके अकॉर्डिंग आपका
एक्शन प्लान दोस्तों, ठीक है। तो सुन लीजिए, यहाँ पर हम बात करें तो एलजी की अध्यक्षता में दोस्तों ये डीडीएमए की मीटिंग हुई और एलजी ने फैसला किया है, एलजी के डीडीएमए ने फैसला किया है जीआरएपी लागू किया जाएगा। जीआरएपी क्या है सर? इंस्टीट्यूशनल एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। जी हाँ, पहले से रिटर्न है कि अच्छा इतना हुआ तो ये ऑटोमेटिक है, अपने आप लागू हो जाएगा। जैसे ही मुखर्जी नगर का पॉजिटिव रेट मान लो 2% क्रॉस कर गया तो मुखर्जी नगर आप पर रेड अलर्ट हो गया है, और रेड अलर्ट का मतलब है ये काम बंद। अच्छा, आप पॉजिटिव रेट 1% से कम है यानी अब येलो अलर्ट में है, आपके लिए ये प्रावधान ऑटोमेटिक है, लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, अपने आप चालू हो जाएगा सर ये। विद रिगार्ड्स टू इन्फोर्समेंट मेजर्स, जो भी सरकार के प्रयास होंगे, लॉकडाउन अनलॉक एक्टिविटीज़ कैसे होंगी वो ऑलरेडी लिख दिया आपने। रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ऑटोमेटिक है और संस्थागत जो इंस्टीट्यूशन होंगे इन्वॉल्व होंगे सारे यहाँ पर। द गवर्नमेंट सेट द प्लान वॉज प्रिपेयर्ड कंपेरिजन द डेटा ऑफ द 4 वेव्स, 0.5% पॉजिटिविटी रेट, 1%, 2% और 5%। यानी आपकी सकारात्मकता दर, पॉजिटिव रेट क्या होता है दोस्तों? यदि 100 लोग जांच कराते हैं, अपना टेस्ट कराते हैं, RT-PCR टेस्ट कराते हैं, उनमें यदि 5 या 6 लोग आ गए पॉजिटिव तो कहा जाएगा 5% पॉजिटिव रेट। जितने लोग टेस्ट करा रहे हैं उनका कितना परसेंट पॉजिटिव आया। 2 लोग आए तो 2% पॉजिटिविटी, 3 आए तो 3% पॉजिटिविटी। तो यहाँ पर उनके आधार पर आपके लॉकडाउन लगाए जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब ये समझ लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पर, जैसे कि येलो अलर्ट है सरकार, याद नहीं करना, सिर्फ सुन लीजिए। येलो अलर्ट है तो मोर देन 0.5%। जी हाँ दोस्तों, अगर 0.5% से ऊपर पॉजिटिव रेट है लगातार 2 दिनों तक, ठीक है। दूसरी कंडीशन 1500 केस आ गए वहाँ पर पिछले 7 दिनों के अंदर। तीसरा क्राइटेरिया या कहना चाहिए 500 एवरेज ऑक्सीजन बेड की डिमांड हो रही है वहाँ पर 7 दिनों से लगातार, 7 दिनों तक लगातार 500 बेड पे या 500 लोग ऑक्सीजन वाले बेड पर हैं। ये तीनों क्राइटेरिया अगर होते हैं तो क्या होगा? येलो अलर्ट हो जाएगा उस इलाके में। और फिर वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, क्या क्या होना चाहिए। मॉल ओपन होंगे ऑड इवन में, वहाँ पर रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी पे आ जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ओपन रहेगी, वहाँ पर नाइट कर्फ्यू रहेगा 10 से 5 बजे तक का रात में। तो ये ऑलरेडी लिख दिया आपने। अच्छा, 1% हुआ या ये केस हो गया तो फिर आपको ये हो गई एक्टिविटीज़। आपको याद कुछ भी नहीं करना है। यही बात जीआरएपी एनवायरनमेंट में भी आती है, यहाँ भी आती है। आपको याद कुछ नहीं करना है, बस याद रखना 4 अलर्ट, येलो अलर्ट, एम्बर अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। रेड कब होगा दोस्तों? जब मोर देन 5% पॉजिटिविटी हो जाएगी। याद रखिएगा, जब कोरोना वेव पीक पर थी, सेकंड वेव, पॉजिटिव रेट 36 से 38% तक चल रहा था। यानी 100 लोग टेस्ट कराते थे, 38 लोगों में पॉजिटिव था, तो बहुत हाई पॉजिटिव रेट आ गया था। लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं 5% के ऊपर होगा तभी रेड अलर्ट हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद क्या होगा? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहीं हो सकेंगी जहाँ मजदूर वहीं रहते हैं केवल। दुकानें आनी बंद कर दी जाएंगी सर, मॉल क्लोज कर दिए जाएंगे, रेस्टोरेंट बार क्लोज हो जाएंगे सर, होम डिलीवरी चलती रहेगी केवल, टोटल कर्फ्यू हो जाएगा यानी कि पॉजिटिव 5% होने पर। तो जैसा ग्रेड वैसा एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जीआरएपी दोस्तों। तो कलर कोडेड प्लान भी कहा गया इसको, कलर कोड रेड, येलो, एम्बर, ऑरेंज और रेड कलर दोस्तों। क्या याद रख पाएंगे आराम से इसको आप लोग? ठीक है, तो ये दिल्ली में आ गया है। और इसके अलावा और क्या है दिल्ली में? ठीक है सर, ये तो हो गया हमारी बात। बाकी जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है या फिर लैम्बाडा वेरिएंट आ रहा है, ये नए नए वेरिएंट आ रहे हैं दोस्तों। इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करना, इनको टेस्टिंग ट्रैकिंग करना, इनका सर्विलांस करना, ये भी काम तेज़ी से किया जाएगा दोस्तों। कल शायद मैं आपके लिए एक लेक्चर लेकर आऊँ, मे बी कल नहीं तो मंडे को लेकर आऊँगा। डिफरेंट वेरिएंट जो आ गए हैं, कंसर्न वेरिएंट आ गए हैं, बहुत तेज़ी से नए नए वेरिएंट आते आ रहे हैं। यूपी में कल 2 केस मिल गए वेरिएंट के, नए वाले वेरिएंट के। तो नए जो वेरिएंट है ना, डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट और लैम्बाडा वेरिएंट और बहुत सारे 3-4 नए नए वेरिएंट आए मार्केट में आजकल। तो क्या क्या है वेरिएंट, ये कितने कंसर्न में है अपने आप में, इसकी बात करूँगा मैं। यूपी में 2 केस मिले कप्पा वेरिएंट के, तो ये कप्पा वेरिएंट क्या है, कौन कौन से इसमें चेंज हो रहे हैं, म्यूटेशन किस प्रकार का हो रहा है। अब सोचिए, फाइज़र जो कंपनी है दोस्तों, फाइज़र जो कंपनी है जिसकी वैक्सीन है, उसके बारे में रिपोर्ट आई है कि ये डेल्टा वेरिएंट पर बहुत इफेक्टिव नहीं है। डेल्टा ये स्टडी है और उसके बाद फाइज़र ने घोषणा की कि जिनको फाइज़र लग चुकी है उन्हें एक्स्ट्रा बूस्टर दिया जाएगा अब नए वायरस से निपटने के लिए। यानी कहीं ना कहीं वेरिएंट जो वैक्सीन बन रही हैं उनकी इफ़िशेंसी पर भी सवाल उठने लगे हैं कहीं ना कहीं। तो अब बूस्टर देने की बात कर रहा है फाइज़र कि भैया एक्स्ट्रा बूस्टर देंगे हम लोगों को जो ऑलरेडी 2 वैक्सीन लगवा चुके हैं, उन्हें एक्स्ट्रा बूस्टर दिया जाएगा, इससे वो नए वायरस से लड़ सकें। यानी कहीं ना कहीं संकट खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सुब्रमण्यम मैडम की बात मैं करूँ यहाँ पर, WHO की चीफ साइंटिस्ट का इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं आज। उन्होंने क्लियर कहा है कि वायरस बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, कोई रिस्क कम नहीं हुआ है, केवल आपको ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ़ केस कम हो गए हैं।
क्योंकि सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया उसके आसपास से आपके केस कम हो गए, आपको लगने लगा है, बिल्कुल खतरा कम नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग सावधानी से रहें। मेरी रिक्वेस्ट सभी से यहाँ पर, किसी प्रकार का मनाली या शिमला की फ़ोटो देख के परेशान ना हो। मान के चलिए वो थर्ड वेव ला रहे हैं देश के अंदर, ठीक है। तो पहली वेव या सेकंड वेव वो रैली लेकर आई पीएम साहब की, या वो कुंभ लेकर आया सेकंड वेव, तो थर्ड वेव ये लोग ही लेकर आ रहे हैं। और ऐसे लोग, आप दिल्ली के जाइए सदर बाज़ार में, आपको लगेगा कि हाँ ये सब नॉर्मल हो गया, त्यौहार आ गया, यहाँ पर तो दिवाली लग रही है। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो लोग बिल्कुल फ्रीली हो गए हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग मत कीजिएगा ऐसा, ठीक है सर। चलिए, तो बिना मास्क के बिल्कुल मत निकलिए, आवश्यकता हो तभी निकलिए घर से बाहर। मतलब लोग ऐसे मिलजुल रहे हैं, मतलब यार, कल हमारी सोसाइटी में एक पार्टी का आयोजन है, मतलब कल संडे है, एक पार्टी होगी, बहुत दिन से गेट टुगेदर नहीं किया, पार्टी कर रहे हैं। मेरे पास आया, मैंने गेट से भगा दी, निकल जाओ यहाँ से बाहर, शक्ल मत दिखाना पार्टी के नाम पर। मतलब यार कि सर बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं किया, फिर लोग मिलना चाहते, सोसाइटी की बात करना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा निकलो बाहर यहाँ से। सेकेंड वेव के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार थी। लोगों को जिस प्रकार गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया कि फर्स्ट वेव खत्म हो गई, हम जीत गए कोरोना वायरस पर, जिस प्रकार जनता को विश्वास दिलाया, पीएम साहब ने खुद ने रैलियां की, कुंभ का आयोजन किया गया, लाखों लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं एक साथ, जो तस्वीरें दिखाई मीडिया ने, उससे लोग लगा खत्म हो गया आसपास। इस बार सरकार नहीं कह रही, आप देख रहे हैं सरकार नहीं कह रही है। जैसी लोगों को तस्वीर आई शिमला मसूरी से, सरकार ने क्या कहा, नहीं तुरंत रोको उनको, वहाँ पर तस्वीरें आ रही, सरकार कंसर्न में इस बार। अगर ऐसा ही फर्स्ट वेव की बात होता तो सेकंड वेव नहीं आती। तो सेकंड वेव गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थी हमारे यहाँ पर, थर्ड वेव जनता स्पॉन्सर्ड होगी, पक्की बात मान के चलिएगा। जिस प्रकार इस समय देखिए सरकार लगातार अब रैली नहीं कर रहे हैं लोग, या कुछ कोई आयोजन चुनाव तक ना कराने की हिम्मत नहीं हो पा रही है यहाँ पर सरकार की राइट नाउ। या हम देख रहे हैं किस प्रकार सरकार ने जो एक्शन लिया, अब देहरादून एडमिशन जारी कर, देहरादून एडमिन ने कहा कि जो तस्वीरें आई टूरिस्ट प्लेस, उसके बाद कहा है कि जो आए यात्री उनका नेगेटिव टेस्ट होना ज़रूरी है, तभी वो एंटर कर सकते हैं शहर के अंदर। और भी कई रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं सरकार ने वहाँ पर, ऐसा पहले नहीं हुआ था, ठीक है। उस पर वैक्सीनेशन सरकार बढ़ा रही है लगातार। तो इस बार सरकार अलर्ट है। आज भी पीएम साहब एक मीटिंग कर रहे थे कि ऑक्सीजन प्लांट कहाँ कहाँ लग गए हैं, कितनी ऑक्सीजन सप्लाई देश के अंदर हो रही है। ऐसा ही कंसर्न अगर फर्स्ट वेव के बाद होता तो सेकंड वेव नहीं आती। तो सेकंड वेव गवर्नमेंट की देन थी, सिस्टम की देन थी। थर्ड वेव हमारी देन होगी पक्का, अगर आती है तो ये, ठीक है। थर्ड वेव मैं कहूँगा यहाँ पर सरकार जिम्मेदार नहीं होगी इस बार, क्योंकि अब जनता देख चुकी है, अपने आप को समझ चुकी है कि सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करना है। सरकार कुछ भी कहते रहे, अनलॉकडाउन कर ले, इसका मतलब अपना लॉकडाउन बना के रखना है, पर्सनल लॉकडाउन। जो ब्रिटिश पीएम में कह रहा था, बड़ा अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कल। ब्रिटिश पीएम को सुन रहा था मैं बीबीसी पर 2 दिन पहले, शायद 8 तारीख को स्टेटमेंट आ रहा था उनका। ब्रिटेन में ऑलमोस्ट पूरा लॉकडाउन कर दिया उन्होंने वहाँ पर, और वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, 19 जुलाई से सब कुछ स्कूल सब खोल रहे हैं वहाँ पर वो। अब ब्रिटिश पीएम ने कहा हम अनलॉकडाउन कर रहे हैं, अब जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा है। जनता को संबोधित कर रहे थे, जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा है, आपको पर्सनल लॉकडाउन रखना है, पर्सनल इमरजेंसी आपको रखनी है अपने ऊपर। आप कंट्रोल नहीं करेंगे, सरकार मदद नहीं कर पाएगी। तो सरकार ने के लिए चेतावनी दी, भैया देखो आपके ऊपर है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब हम जो कर सकते थे कर दिया, अब लॉकडाउन खत्म हो गया, 50% आबादी को वैक्सीनेशन लगा दिया, अब और नुकसान नहीं कर सकते इकनॉमी का, अब खोल रहे हैं इकनॉमी को हम लोग। अब आपको समझना है, आप देख चुके कैसे मौतें होती हैं लोगों की, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। तो सरकार ने स्पष्ट कर तो दिया, हमारे वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा अब थर्ड वेव आती है, तो अगर थर्ड वेव आती है तो इसके जिम्मेदार, क्योंकि सरकार बहुत अलर्ट है, सभी राज्य सरकारें ऑक्सीजन पे चर्चा कर रही हैं, बेड की चर्चा हो रही है, अभी भी सभी लोग थर्ड वेव को लेकर कंसर्न है। अभी स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, सरकार बहुत कंसर्न है थर्ड वेव को लेकर, और आने वाली है थर्ड वेव, पक्की बात भी है। ऐसे में जनता का बिहेवियर कैसा होगा, क्या हम लोग कोविड बिहेवियर अपना रहे हैं, नहीं अपना रहे हैं। तो थोड़ा समझ के रहिए आप लोग, आसपास कोई हैं, आप लोग शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और आप समझते हैं गंभीरता कितनी है। क्योंकि एक वेव का और मतलब होगा इकोनॉमी फिर लॉकडाउन नहीं झेल सकती यार। ऑलरेडी 2 लॉकडाउन से इकोनॉमी बहुत ख़राब हो चुकी है, अर्थव्यवस्था इसको रिकवर करने में 10 साल लग जाएंगे हमको। तो अब और कितना हम लोग नुकसान झेल सकते हैं, समझना होगा दोस्तों हमको यहाँ पर। मतलब सदर बाज़ार की तस्वीर देख रहा था मैं, दिल्ली के सदर बाज़ार की तस्वीरें, ठीक है यार, इकोनॉमी खुली है, लोगों को भैया प्रेशर है कि मार्केट दोबारा चालू करनी है, पैसा कमाना है, लेकिन आप या मास्क तो लगा सकते हैं कम से कम ना। वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि गर्मी है, ह्यूमिड है, मास्क चिपकता है, इसलिए नहीं पहनना। यार 1 साल से ऊपर हो गया मास्क पहनते पहनते, अब तो आदत पड़ जाती है। मास्क बॉडी का पार्ट हो गया मेरे लिए, तो जैसे मेरे बाकी कपड़े होते हैं तो मास्क भी होता है मेरे घर से बाहर निकलते समय।
तो ये मैंने लोगों को समझना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ना एजुकेट करने मतलब कहने का मतलब है आप समझदार लोग हैं। अनएजुकेट लोग भी बहुत समझदार हैं यार, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा मैं। बहुत अशिक्षित लोग भी बहुत समझदार होते हैं, अपनी हाइजीन का ध्यान रखते हैं, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। और पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं मनाली शिमला की सड़कों पर, आपको दिख भी रहे होंगे। वो पढ़े लिखे ही होंगे, कम से कम ग्रेजुएट होल्डर ही होंगे सर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक मित्र हमारे कह रहे हैं सर आप कुंभ को निशाना क्यों बना रहे हैं बार बार? कुछ और नाम बता दो दोस्तों, उसको निशान बना लूँगा जहाँ आपने लाखों लोगों की भीड़ देखी हो। चलिए प्लीज़ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समय का अभाव हो जाएगा फिर हमारे पास। अच्छा भैया, एक और जीका की समस्या भी आ गई है केरल के अंदर दोस्तों। जीका वायरस मच्छर काटने से फैलता है दोस्तों ये। तो केरला का हेल्थ डिपार्टमेंट दोस्तों एक्शन प्लान तैयार कर रहा है कि कैसे जीका इन्फेक्शन को बढ़ने से रोका जाए, जीका इन्फेक्शन बढ़ने से रोका जाए। अभी वहाँ पर लगभग 14 केस आ चुके हैं एक हफ्ते के अंदर वहाँ पर जीका वायरस के सर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है सारे केस वहाँ की राजधानी से आए हैं, तिरुवनंतपुरम से आए हैं, वहाँ सारे केस वहाँ पर भी। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इनको ट्रैक किया जाए, कौन लोग हैं ये, कहाँ गए हैं, इनको ट्रैक किया जाए। जानते हैं आप लोग एडीज़ मच्छर के काटने से जीका वायरस बॉडी पहुँच सकता है, फिर ट्रांसमिट हो सकता है। तो एडीज़ मच्छर के काटने से होता है दोस्तों। यहाँ पर केरल मानसून का मौसम है, ये मानसून के समय ऑफकोर्स मच्छर पनपते भी हैं और ऑफकोर्स कहीं ना कहीं अधिक लोगों को परेशानी हो सकती है। जीका का बेसिक बातें याद रखिएगा। जीका पर बेसिक चीज़ें सिम्टम फीवर, रैश, आँखों की समस्या हो सकती है, मस्कुलर पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ठीक है सर, तो लगभग 3-14 दिन के अंदर वायरस का ग्रोथ रहती है यहाँ पर दोस्तों। एडीज़ मच्छर, ये आपका मच्छर एडीज़ मच्छर। डेंगू वाला मच्छर भी यही है, डेंगू वाला मच्छर भी दोस्तों ये होता है आपका फेमस, ब्लैक एंड वाइट। दिल्ली की सड़क में दिखता है आराम से हमको, दिल्ली के रास्तों में दिखता है हमको आराम से ये। तो ये सर। अच्छा काम की बता दूँ मैं आपको, एक लाइन जोड़ दूँ आपके लिए यहाँ पर। इसमें मुझे फाइल ऐड करनी पड़ेगी एक। समझा जाए जीका कैसे काम करता है सर, इसको देख लेते हैं एक बार कैसे काम करता है जीका वायरस। तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जो जीका के इन्फेक्ट हो चुका है किसी कारणवश, तो उसको अगर कोई मच्छर काटता है, उसको ये एडीज़ काटता है सर, तो ये मॉस्किटो में आ गया जीका वायरस। अब ये मॉस्किटो किसी और पर्सन को काटेगा तो उस पर्सन में आ जाएगा जीका वायरस सर। और इस पर्सन को और कोई मच्छर काटेंगे तो उनके अंदर आ जाएगा जीका वायरस सर। और जब ये मच्छर आम लोगों को काटेंगे तो सब में जीका आ जाएगा सर। तो स्प्रेड आउट होता है बहुत तेज़ी से जीका। ठीक है सर, बहुत ट्रांसमिट डिजीज़ है अपने आप में। ठीक है दोस्तों, तो ह्यूमन टू ह्यूमन आप बोल सकते हैं, ह्यूमन को मच्छर काटेगा कोई और मच्छर दूसरे को काटता है तो फैल सकता है दोस्तों। ह्यूमन टू ह्यूमन संपर्क में आने से नहीं फैलता है। हाँ, ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है सर, मदर से उसके बेबी को, प्रेग्नेंट बेबी को आ सकता है सर। ये सेक्सुअल रिलेशन के दौरान आ सकता है सर, जीका ट्रांसमिट हो सकता है। और किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड या उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने से भी ये हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मानव फैल सकता है, लेकिन डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि कोरोना की तरह वायरस नहीं फैलेगा। ठीक है, तो 3 रीज़न यहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन संपर्क के यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है सर, चलिए, तो ये जीका वायरस के लक्षण ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 2016 में ब्राज़ील में फैला तो बड़े संख्या में लोगों की मौत हुई थी और बच्चों का जो जन्म हुआ था, जो मदर से ऐसे बच्चों को जन्म जो होता है वो काफ़ी इमेच्योर बच्चे रह जाते हैं। तो ऐसे में जीका लगातार बढ़ रहा है हमारे आसपास। केरल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। चलेंगे आगे बढ़ेंगे आपके साथ। जी हाँ, जीका के ट्रीटमेंट हैं, अवेलेबल है अपने पास अब, लेकिन प्रिवेंशन होना ज़रूरी है। फाइलेरिया की बात कर लें, बीमारी एक और फाइलेरिया दोस्तों। फाइलेरिया ऑलरेडी देश में काफ़ी लंबे समय से है, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने फाइलेरिया के खिलाफ टीकाकरण अभियान फिर शुरू कर दिया है। फाइलेरिया के खिलाफ टीकाकरण अभियान की फिर शुरुआत कर दी है। जी हाँ दोस्तों, तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्राइव, याद रखिए काम का वर्ड है आपके लिए। यहाँ होता क्या है ना, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी मिले पकड़ के टीका लगा दो उसको, जो भी मिले टीका लगा दो पकड़ के। हाँ, बुजुर्ग ना हो, कोई छोटा बच्चा ना हो, कोई लेडी गर्भवती महिला ना हो, बाकी सबको लगा दो टीका फाइलेरिया का। ठीक है सर, तो लिम्फेटिक फाइलेरिया को रोकने के लिए दोस्तों मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है दोस्तों। बड़े स्केल पर टीका लगाए जाते हैं जिन जिलों में ज़्यादा फैला होता है। तो यहाँ पर 6 जिले हैं सर जहाँ बहुत ज़्यादा फाइलेरिया केस आते हैं। नाम दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ 15 जुलाई तक ये पूरा वीक चलेगा अपने आप में।
और बड़े स्केल पर जो भी नागरिक होगा यहाँ पर, जो भी ज़िले में होगा, उसको टीका लगाया जाएगा दोस्तों फाइलेरिया का, जिससे कहीं ना कहीं उसको रोका जा सके। याद रखिएगा, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है सर, ये दो हमारे जो मुख्य स्तंभ है फाइलेरिया ख़त्म करने के, दो स्तंभ हैं सर हमारे ऑफ द नेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिया, जिसके तहत एंटी फाइलेरिया ड्रग दी जाती है लोगों को यहाँ पर 1 साल में 1 बार। तो 1 साल में 1 बार ड्रग देना ज़रूरी होता है फाइलेरिया की, इससे वो लंबे समय तक खत्म हो जाए। एक बार खत्म हो गया वायरस या खत्म हो गया वो मच्छर, तो अपने में समस्या नहीं आएगी दोस्तों। तो महाराष्ट्र में 18 ज़िले हैं जहाँ पर ये फाइलेरिया की समस्या बनी रहती है। इनमें से 6 ज़िलों में इस हफ्ते ये मास ड्राइव चालू होगी। 1 हफ्ते के अंदर पूरे ज़िले के अंदर हर नागरिक को टीका देने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये तो दो पिलर मतलब यहाँ पर कहना चाहिए वैक्सीनेशन की बात है, और एक चलता है हमारे यहाँ पर सर वैक्सीनेशन देना कहीं ना कहीं। और वैक्सीनेशन में टाइप्स होते हैं। यहाँ पर टाइप्स की बात कर दो, सुन लीजिए। एक होता है सर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स, 2 दवाइयों कॉम्बिनेशन दोस्तों। कौन कौन सी दवाइयाँ? DEC एंड एल्बेंडाजोल, 2 दवाइयाँ दोस्तों यहाँ पर दिख रही हैं आपको। एक इनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है, या फिर 3 दवाइयों कॉम्बिनेशन दोस्तों। IDA का नाम देख रहे हैं यहाँ पर 3 स्क्रीन पर, इवर्मेक्टिन, DEC और एल्बेंडाजोल। तो 3 दवाइयाँ मिलकर दी जाती हैं या 2 दवाइयाँ, तो 2 ड्रग थेरेपी या 3 ड्रग थेरेपी। तो 2 पिलर, बड़े बड़े पिलर है हमारे यहाँ पर ये। तो 6 डिस्ट्रिक्ट में सर ट्रिपल ड्रग थेरेपी चलाई जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इन 6 जिलों में, इन 6 में से कहें सर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा में ट्रिपल ड्रग थेरेपी होगी, बाकी में 2 ड्रग थेरेपी होगी। इम्पॉर्टेंट बात है, ड्रग थेरेपी मतलब 3 दवाएं या 2 दवाओं का मिश्रण दिया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स। तो याद रखिए, पूछ सकता है एग्जाम में। मैं पहले भी शायद एक बार करंट अफेयर्स में इसकी चर्चा ऑलरेडी करता रहा हूँ आप लोगों से। DEC और ये 2 दवाएं मिलाकर दी जाए तो 2 ड्रग थेरेपी है। 3 ड्रग थेरेपी में इवर्मेक्टिन, DEC और एल्बेंडाजोल तीनों मिलाकर दी जाती हैं दोस्तों, तो 3 ड्रग थेरेपी है। कुछ चुनिंदा जिलों में 3 ड्रग थेरेपी दी जाएगी महाराष्ट्र के। इम्पॉर्टेंट बात, मास वैक्सीनेशन, जी हाँ, बड़े स्केल पर। किनको नहीं दिया था टीका सर? जो गर्भवती महिलाएं हैं, या फिर बच्चे 5 साल से कम हैं, या फिर जो गंभीर रूप से बीमार लोग हैं, उनको छोड़ दिया जाए। तो लगभग हर किसी को लगाया जाएगा। हेल्थ वर्कर हर किसी को यहाँ पर टीका लगाएंगे दोस्तों ये, ठीक है। मदद कौन करता है दोस्तों इसमें? ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज, WHO एंड प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल दोस्तों। ये 3 संस्थाएं महाराष्ट्र सरकार का समर्थन कर रही हैं, मदद करेंगी इस टीके को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए। क्या न्यूज़ क्लियर हो गई है दोस्तों? ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज, WHO एंड एज वेल एज प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल, तीनों यहाँ पर ड्रग के नाम बेटा याद करने हैं। यहाँ पर आपको तीनों नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा। मैं पहले उम्मीद कर चुका हूँ, पहले भी पूछ चुका है, UPSC पूछा नहीं है लेकिन आ सकता है आपके लिए। ट्रिपल ड्रग थेरेपी या 2 ड्रग थेरेपी में कौन कौन सी दवाएं शामिल होती हैं, इनकी बात UPSC कर सकता है। फाइलेरिया को ख़त्म करने का हमारा लक्ष्य, ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं हम लोग काफ़ी देश में। चलिए आगे बढ़ेंगे सर यहाँ से। चलिए दोस्तों आगे आते हैं, अगली खबर पे आते हैं आपके साथ दोस्तों। अगली खबर हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, ये डी पाटिल साहब का लोगों के हाथ में बोर्ड है। डी पाटिल का मामला क्या है सर? मामले पे आऊँगा मैं, आगे बढ़ूँगा, आपसे पहले सुन लीजिए मामला क्या है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने नए जो नागरिक विमानन मंत्रालय के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दिख रहे हैं हमारे यहाँ पर राइट नाउ, इनको कहा है कि आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेकर आइए कि एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा जाए, कि एयरपोर्ट का नाम कैसे तय होंगे, इस पर एक पॉलिसी लेकर आइए। कि कोई कहता है बाल ठाकरे के नाम पर, कोई कहता है किसी के नाम पर, कोई कहता है दीनदयाल के नाम पर, कोई कहता है अटल जी के नाम पर, कोई कहता है राजीव गांधी के नाम पर। ये नहीं होना चाहिए, पॉलिसी लेकर आइए जो यूनिफॉर्म पॉलिसी हो। तो पूरे देश में एयरपोर्ट बन रहे हैं जगह जगह, तो एयरपोर्ट पॉलिसी का नामकरण कैसे हो एयरपोर्ट का, तो नेमिंग ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री, तो पूरे देश में एयरपोर्ट का नाम कैसे बनाया जाए, इसके लिए पॉलिसी लेकर आइए। किसने कहा है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है सर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को। ठीक है सर, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्यों कहा है, बात यह है, बता दूं मैं आपको यहाँ पर दोस्तों, अभी नवी मुंबई में एक एयरपोर्ट बन रहा है। नवी मुंबई, मुंबई के पास का इलाका, नवी मुंबई में एक एयरपोर्ट बन रहा है दोस्तों, और वहाँ लगभग 20,000 लोगों ने, आपने देखा पीछे तस्वीर देखी, यहाँ 20,000 लोग थे दोस्तों ये, और इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। क्यों प्रोटेस्ट किया? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो एयरपोर्ट बना रही है यहाँ पर, उसका नाम वो बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखना चाहती है। बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के फाउंडर थे, उनके नाम पर रखना चाहती है, जबकि स्थानीय लोगों का मानना है कि DB पाटिल जो सांसद रह चुके हैं यहाँ के, उनके नाम पर रखा जाए इसको, ना कि बाला साहब ठाकरे के नाम पर। तो विवाद हो गया यहाँ पर बड़ा, अपने आप में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर आकर। तो ऐसा ना हो, सिर्फ एक नामकरण को लेकर समस्या ना हो इस प्रकार की यहाँ पर। तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर कहा है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे देश के लिए, कि नामकरण किस प्रकार होगा, नेताओं के नाम पर हो सकता है कि नहीं, या आज़ादी के लड़ाकों के नाम पर होगा, या किन के नाम पर होगा, वो आपको एक पॉलिसी तय करनी होगी। ठीक है, आसान होता है शहरों के नाम पर रहे, एयरपोर्ट का नाम बड़ा आसान रहता है कि शहरों के नाम पर रहे। अगर हम रखना ही चाहते हैं तो हिस्टोरिकल पर्सन हमारे पास, उनके नाम पर रख दो यार। आज़ादी के इतने नेता हमारे पास हैं यार, उनके नाम पर रख दो। तो पॉलिटिशियन के नाम पे जब भी रखेंगे बात होगा ही होगा यार, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुन लीजिए, ऑनलाइन खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी हाई कोर्ट में अलग केस चल रहे थे आईटी नियम 2021 के खिलाफ, आईटी रूल जो सरकार लेकर आई है, दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट में जितने भी केस चल रहे थे उन सबको क्लब कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा इस मामले पर। अब यहाँ पर अगले मंडे से, अगले जो भी 16 जुलाई से, और यहाँ पर सारे केस एक साथ देखे जाएंगे। यानी अब अलग अलग हाई कोर्ट, जब दिल्ली हाई कोर्ट में पीटीआई पहुँच गया, आपको याद होगा कल बात में कर रहा था, पीटीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगा दिया, या ट्विटर मामला चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में ऑलरेडी। यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट में केस लगाया, कुछ लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सबको क्लब कर दिया है कि सारी सुनवाई एक साथ हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और ये सुनवाई होगी अंडर दिस बैनर, जस्टिस फॉर राइट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी जो फैसला आएगा उसका नाम ये होगा, जो ही फैसला आता है वो अलग बात है, लेकिन वो एक कॉमन केस की तरह देखेंगे, वो ही केस होगा। जो पीआईएल फाइल की गई उसमें जोड़ दिया बाकी पीआईएल को यहाँ पर, तो ये एक अच्छा काम होगा दोस्तों, ठीक है। जस्टिस फॉर राइट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दोस्तों ये केस होगा। अब इसमें क्लब करना अच्छी बात होगी दोस्तों। चलते आएंगे आपके साथ। एक अगली खबर हमारे पास दोस्तों, सुन लीजिए, छोटी सी खबर है। देश में हमारे पास मौसम की जानकारी देने के लिए, मौसम का आपको फोरकास्टिंग करनी है, पूर्वानुमान लगाना है, तो हमारे पास डिपार्टमेंट है दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मैट डिपार्टमेंट, या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, लोधी रोड, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है सर, ठीक है। आईएमडी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, किस मंत्रालय में आता है सर? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, हिंदी में कहा जाए तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में आता है सर आईएमडी, ठीक है सर। ये आपने सुना होगा, मौसम का हाल, 4 महानगरों के मौसम का हाल, सैटेलाइट से प्राप्त चित्र जो होते हैं, चक्रवात की जानकारी, तो आईएमडी जारी करता है। आईएमडी, हीट वेव चल रही है, मौसम कैसा है, बारिश कितनी है, तो देश में मौसम का हाल ये संस्था जारी करती है, इंडियन मैट डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। लेकिन प्राइवेट संस्थाएं भी जारी करती हैं सर, प्राइवेट सेटेलाइट भी हैं, विदेशी सेटेलाइट भी हैं, वो भी जारी करते हैं सर। तो वी हैव स्काईमैट, एक बड़ी कंपनी है, आईबीएम के पास है, और एक आध कंपनी और है प्राइवेट, जो विदेशी कंपनियां हैं, लेकिन तो उनके सेटेलाइट घूम रहे हैं अंतरिक्ष में, तो डेटा भारत का भी लेते रहते हैं वो लोग, और भारत का पूर्वानुमान भी जारी करते हैं। जी हाँ, कई कंपनियां विदेशी स्वदेशी जो डेटा जारी करती हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं। अब हो क्या रहा है दोस्तों, इनके डेटा में अंतर होता है। ये कहते हैं बारिश होगी, ये कहते हैं बारिश नहीं होगी, ये कहते हैं बारिश नहीं होगी, कहते हैं बारिश होगी, ये कहते हैं लू चलेगी, कहते हैं नहीं चलेगी। हम क्या करें भाई, हम बताओ एज अ भारतीय हम क्या करें यार, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ वाला हिसाब है अपना, हम क्या करें। तो यहाँ पर अगर खासकर नॉर्मल डे चल जाएगा, चलो यार नॉर्मल तापमान है चल जाएगा, लेकिन अगर कोई साइक्लोन आने वाला है, ये कह रहे हैं भैया साइक्लोन नहीं आएगा, एक कह रहा है आएगा, एक कह रहा है वो यहाँ आएगा, एक कह रहा है यहाँ आएगा, तो किसका कहना मानेंगे यार। तो ये आपदा का सामना मुश्किल हो जाएगा प्लानिंग करने वालों के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, सुनिएगा आराम से। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सुनिएगा, स्टैंडिंग कमेटी, संसदीय स्तरीय समिति होती है दोस्तों, उन्होंने क्या कहा, The need for better synergy between the IMD and private forecaster to avoid confusion, especially during the extreme climate event like cyclone and flash flood. सुन लीजिए आराम से। यहाँ पर संसद की स्थायी समिति जो विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसका कहना है कि IMD और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इस फील्ड में, उनके भी समन्वय होना ज़रूरी है, उनकी भी सिनर्जी होना ज़रूरी है, विशेषकर उन मामलों में जब बहुत चरम आपदाएँ जैसे कि साइक्लोन आ रहा है या फ्लैश फ्लड, एक बादल का फटना शामिल हो गया, यदि ऐसा कुछ हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर सिनर्जी होना बहुत ज़रूरी है दोनों संस्थाओं के बीच में, डेटा अलग अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो ये वो डिस्कस कर रहे थे स्टैंडिंग कमेटी के लोग। इनका मानना है प्राइवेट कंपनियाँ 3 है, स्काईमेट इंडिया है, अर्थ नेटवर्क्स है, और IBM वेदर है, प्राइवेट कंपनियाँ 3 ये, IMD एक सरकारी कंपनी है हमारे पास, इनके भी डेटा सिंक होना चाहिए दोस्तों, ठीक बात है। यहाँ पर आइए और क्या कह रहे हैं लोग, सुन लीजिए। स्काईमेट और IBM के अधिकारी को बुलाया गया था मीटिंग में, भाई आप भी आओ, पक्ष रखो अपना। IMD को बुलाया गया, आप आओ, स्काईमेट वाले तुम आओ, सब बताओ संसद में आके क्या चल रहा है। स्काईमेट का अधिकारी आया, IBM वाला नहीं आया, कहा भैया ट्रैवल नहीं कर सकता मैं, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, मैं नहीं आ सकता, मना कर दिया, कोई बात नहीं, स्काईमेट वाला आया। इम्पॉर्टेंट बात है, हो क्या रहा है दोस्तों, अभी पिछले कुछ सालों में IMD और स्काईमेट के बीच लगातार विवाद देखने को मिल रहा है, मानसून को लेकर खासकर। जून 2021 में भी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, केरल गवर्नमेंट ने क्या हुआ, IMD के परफॉर्मेंस को सही नहीं माना। IMD कह रहा है सामान्य मानसून होगा, मानसून 1 मई को आ जाए केरल में, स्काईमेट कह रहा था 7 मई को मानसून आएगा, पता लगा 6 मई को मानसून आया। तो IMD यार आप बता रहे हो 1 मई को मानसून आएगा, चावल बोएं नहीं बोएं, हमारी खेती हो नहीं हो, आप बताओ सही यार। अब IMD ने कहा इसका मानसून सामान्य रहेगा, दिल्ली में अब तक मानसून नहीं आया यार, तो हो क्या रहा है, आपका डेटा गलत हो रहा है। तो यहाँ पर तो उन्होंने हायर किया स्काईमेट को, केरल सरकार ने, स्काईमेट को केरल सरकार ने हायर किया, उनसे पूछा भाई बताओ डेटा कैसा है, ठीक है। तो उनसे कहा मौसम का हालात बताइए राज्य के लिए, यानी कि केरल सरकार IMD डेटा यूज़ नहीं कर रही,
अब वो प्राइवेट संस्था उल्टा ले रही है अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए। ये बड़ी नुकसान बात है अपने आप में कहा जाए तो, लेकिन IMD डेटा ट्रस्टेबल होना चाहिए यहाँ पर। अब स्टैंडिंग कमेटी ने सर एक बात और कही यहाँ पर, समझिएगा। अमेरिका में भी होता है सर, वहाँ प्राइवेट प्लेयर बहुत सारे हैं, वहाँ तो काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर हैं, लेकिन जब कोई आपदा आती है ना, तो वहाँ पर एक ही अथॉरिटी होती है जारी करेगी। वो डेटा सबका लेके, लेकिन वो अपने स्टेटमेंट अपना देती है। तो अथॉरिटी एक होती है डेटा सबसे प्राप्त करके अपना डेटा जारी करती है दोस्तों। तो वहाँ पर चक्रवात कोई आते हैं तो हर कोई अपनी बात नहीं कहता वहाँ पर। तो एक्सट्रीम इवेंट, नॉर्मल डेज में ठीक है, सब लोग बात करते रहो अपनी अपनी माफ़ कीजिएगा, एक्सट्रीम इवेंट होगा तो यहाँ पर या कोई चरम समस्या होगी तो वहाँ पर एक ही प्राधिकरण इसकी तय करेगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा जोड़ना चाहूँगा आपके लिए। जो संस्थाई समिति के सदस्य थे दोस्तों, उनको IMD के जो मूल्यांकन होते हैं उससे काफ़ी आपत्ति है। अब समझिएगा, IMD कह रहा है कि मानसून सामान्य रहेगा। सामान्य का मतलब जानते हैं दोस्तों आप लोग, मतलब क्या होता है? अगर आप जानते हैं उसका मतलब, ये मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, इसका मतलब जानते हैं आप लोग दोस्तों, 96 से 104, यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज, पिछले 50 सालों का जो औसत है बारिश का आपके शहर या आपके देश में, उसके 96% से 104%, यदि मान लीजिए इंडिया का एवरेज 88 mm का है, मान लीजिए सेंटीमीटर का है अगर बारिश का, और इसका 96% लगभग 85 और इसका 104% लगभग 91, तो इसके बीच में अगर बारिश होती है देश के अंदर तो हम कहेंगे मानसून सामान्य है। मानसून सामान्य है, इससे ज़्यादा अबव नॉर्मल, इससे कम बिलो नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार IMD कह रहा है कि भाई मानसून नॉर्मल होगा आपका, लेकिन हो क्या रहा है? आप ये तो बोलते हैं नॉर्मल होगा, यानी बारिश 88 के आसपास होगी, लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों? एवरेज रेनफॉल हो रहा है, लेकिन बट मोस्ट सर्टनली द नंबर ऑफ रेनफॉल डेज हैड डिक्रीज्ड, लेकिन दिन कम हो गए। पहले ये जो 90 सेंटीमीटर बारिश है 3 महीने में होती थी, 90 दिनों में होती थी, पर डे 1 सेंटीमीटर गिर रहा है पानी। अब क्या हो रहा है? अब 90 सेंटीमीटर बारिश तो हो रही है, लेकिन वो 30 दिनों के अंदर हो जाती है, यानी हर दिन 3 सेंटीमीटर बारिश गिर रही है। पहले 3 महीने तक होती थी बारिश, धीरे 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 तो नंबर ऑफ डेज कम हो गए हैं बारिश होने के, और एक दिन में ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आप तो कह रहे हैं सामान्य है, जी हाँ सामान्य तो है जनाब, बिल्कुल सामान्य है, लेकिन ये कौन बताएगा इस बार कि सूखा ज़्यादा पड़ेगा और बारिश भी ज़्यादा होगी? और जब ज़्यादा बारिश होगी तो फ्लैश फ्लड आएगा, लैंडस्लाइड होगा, बाढ़ आएगी, और बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ रहा है, ह्यूमिड बढ़ेगी आसपास आपके यहाँ। जी हाँ दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग वे में कहा है, सुन लीजिए। मेंबर सेड द मानसून में बी नॉर्मल इन द टर्म्स ऑफ द एवरेज रेनफॉल, मानसून उसका सामान्य रहे, बट मोस्ट सर्टेनली द नंबर ऑफ रेनफॉल डेज हैड डिक्रीज, दिन संख्या कम होती जा रही दिनों की सर यहाँ पर। Also been far more flash flood in the recent time whenever for, लगातार फ्लैश फ्लड बढ़ती जा रही है सर यहाँ पर। What is prediction that is not been captured or forecast adequately, यहाँ पर जो आप भविष्यवाणी करते हैं मौसम की, उसमें फ्लैश फ्लड नाम की चीज़ ही नहीं होती। आप कहते हैं सामान्य होगा, लेकिन क्या बाढ़ आएगी? क्या आप बता पाएंगे हमको यहाँ पर? क्या बता पाएंगे सूखा भी रहेगा? जो आप नहीं बता पाते। तो IMD के परफॉर्मेंस को लेकर नाराज़गी है लोगों में काफ़ी यहाँ पर, और हम देख भी रहे हैं लगातार। इस साल तो बहुत ज़्यादा फेलियर हो गया IMD का। इस साल ने कहा था नॉर्मल मानसून होगा, और देश के अभी बहुत इलाकों में मानसून नहीं पहुंचा है, या बहुत मानसून का ब्रेक हो गया है अभी यहाँ पर। दिल्ली से इलाके में आज 10 जुलाई हो गई दोस्तों, और आप देखेंगे दिल्ली में अब तक मानसून एंटर नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है अपने आप में, परेशानी बढ़ रही है लोगों की यहाँ पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? यहाँ पर खबर सामने आ रही है ये सभी लोगों को? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे चलेंगे हम लोग। ये है याक, शक्ल तो देखी होगी इसकी आपने। याक कहाँ मिलता है? हिमालयन एरिया मिलता है दोस्तों, पहाड़ों के ऊपर मिलता है, ठीक है। अब भारतीय जो हिमालयन याक हैं दोस्तों, उनको बीमा किया जाएगा इनका, जी हाँ बीमा किया जाएगा। और इसके लिए नेशनल रिसर्च सेंटर है याक पर, जो हमारा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है याक पर सर, जो कहाँ बना है? अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट केमांग जिले के दिरांग में, समझिएगा दिरांग में बना है सर। दिरांग कहाँ पर है? वेस्ट केमांग जिले में, जो कहाँ पर आता है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। तो याद रखिए पहली बात तो, याक के लिए केंद्र कहाँ पर है। इसने बात की है NIC के साथ, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जिसके तहत याक का बीमा कराया जाएगा। इसका मतलब क्या है सर? आपने याक पाला, डोमेस्टिक होते हैं याक आमतौर पर, वाइल्ड याक भी होते हैं, डोमेस्टिक याक भी होते हैं, घर में लोग पालते हैं इनको एज अ ट्रांसपोर्ट के लिए। वैसे बैल गाय होते हैं वैसे इनको पाला जाता है सर। लद्दाख में बहुत चाय मिलती है याक के दूध के, वहाँ बड़े शानदार चाय होती है, काढ़ा होता है बेसिकली एक प्रकार का। तो काफ़ी फेमस है याक की जो बाल होते हैं इसके ऊपर, या इसका वजन ढोने की क्षमता, या पहाड़ पर इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो हाई एल्टीट्यूड होते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं ऊपर ऊंचाई, ठीक है। अभी क्या हो रहा है सर? अभी होगा कि इंश्योरेंस कराएंगे आप, मान लीजिए याक को कुछ हो जाता है, बीमार होकर मर जाता है या डेथ हो जाती है, तो उससे याक को पालने वाले को पैसा मिलेगा। अच्छी बात है सर।
अभी क्या होता है सर, याक की मौतें लगातार हो रही हैं। कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हीट बढ़ती जा रही है, कई बार बीमारियां हो जाती हैं, याक को मर जाते हैं याक यहाँ पर। तो पालने वाले को रिस्क होता है कि पालूं के नहीं, बीमार होकर मर गया तो क्या होगा मेरा, महंगा होता है अपने आप में ये। तो ऐसे में यदि बीमा मिलेगा उसको तो पालना चाहेगा, और पालना चाहेगा तो संख्या बढ़ेगी, लोग पालने को प्रेरित होंगे यहाँ पर, और जैसे ही मोटिवेट होंगे पालने के लिए, इसको और डोमेस्टिक बनाने के लिए, तो संख्या बढ़ेगी समय के साथ इसकी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो याक की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो याक पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज़ हो रही है, बहुत तेज़ी से कम हो रही है याक की आबादी दोस्तों। क्लाइमेट चेंज बड़ा कारण है, उसके पीछे क्लाइमेट चेंज बड़ा कारण है यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करेगी सर? जो रिस्क होते हैं याक को पालने के, आपदा है, बीमारियाँ हैं, दुर्घटना हो जाती है याक के साथ, कुछ सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं, स्ट्राइक या कुछ भी समस्या आ गई सर, तो याक को पालना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है यहाँ पर। ठीक है सर, अगर बात करें तो 2012 से 19 के बीच में 7 सालों में याक की आबादी 25% कम हो चुकी है देश के अंदर। ये सरकार की रिपोर्ट है दोस्तों। यहाँ पर एक 25% आबादी याक की कम हो चुकी है। कितने याक हैं भारत में? लगभग 58,000 याक है दोस्तों। लद्दाख और यूटी में माना जाए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 26,000 याक हैं लगभग, 24,000 अरुणाचल में है, 5,000 सिक्किम में, और लगभग आप देख रहे हैं उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में याक पाए जाते हैं दोस्तों। बात समझ आ रही है आपको यहाँ पर? ये तो कहाँ पर है याक? अधिकतम लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिलते हैं याक, लगभग 26,000 याक वहाँ पर है। अच्छा, एक बात खास बात सुन लीजिए, IUCN के मुताबिक दोस्तों, IUCN के मुताबिक जो डोमेस्टिक याक होते हैं, एक होते हैं वाइल्ड याक और होते हैं डोमेस्टिक याक। उससे हम बात करें जो मिलते हैं तिब्बत के इलाकों में, हाई एल्टीट्यूड रीजन में, वो किस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों? वर्नेबल कैटेगरी में आते हैं। भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 2 का जीव है दोस्तों याक, शेड्यूल 2 का जीव। पाल सकते हैं, मतलब इसको आप पाल सकते हैं आराम से, नुकसान नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, शिकार नहीं करेंगे, पाल सकते हैं। जंगली याक को शिकार प्रतिबंधित है, पाल सकते हैं आराम से, इसको आप पालने को मना नहीं किया गया है। ठीक है, तो -40 डिग्री पर रह सकता है आराम से सर ये। तो मवेशियों के बाइसन होते हैं, बफेलो होते हैं, उसी की श्रेणी में आता है सर ये। ठीक है, यहाँ पर शिकार होता है इनका, मर जाते हैं अपने आप में, इनके सींग के लिए, इनके मीट के लिए इनको मारा जाता रहता है कहीं ना कहीं। तो ये एक याद रखिएगा, याक जो होता है किस में आता है सर? ये वर्नेबल कैटेगरी का जीव है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक बात स्पष्ट हो रही है दोस्तों आप लोगों को? काफ़ी लेट हो गया क्लास अपना, काफ़ी लोग साथ छोड़ चुके हैं अपना, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था मेरा क्लास आज। एक्चुअली मेरा क्लास में बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा लास्ट समय क्लास ले ली जाए फिर थोड़ा सा। अच्छा, कल संडे, कल भी क्लास अपना ऐप पे ही होगा, और नेक्स्ट वीक से अपना जो प्लान बताया था आपको, प्लान मैंने, वो लागू होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। एक होता है दोस्तों ये ना, बोस ग्लोनेसस देख रहे हैं, ये याक जो है ये डोमेस्टिक याक होता है, घरेलू याक। एक होता है वाइल्ड याक, उससे मुझे याद है, उसको कहते हैं बोस ओलेक, उसका नाम होता है बोस ओलेक कहते हैं उसे कुछ। तो बोस अलग होता है वाइल्ड याक, और बोस म्यूटेंट भी होता है एक, बोस म्यूटेंट। तो वाइल्ड याक होते हैं वो, चीन में मिलते हैं, भूटान में तो गायब भी हो गया वो याक वाला। ठीक है, वही वर्नेबल ही है, लेकिन वही वर्नेबल है। ठीक है, तो अच्छी बात है, दोनों में याक में कोई भी आ जाए कभी, तो याक जंगली हो या घरेलू हो, दोनों ही याक वर्नेबल हैं दोस्तों। ठीक है, उसकी आबादी बहुत कम है, मतलब जो वाइल्ड है उसकी आबादी शायद 9,000 के आसपास है, लेकिन वही वर्नेबल कैटेगरी में है। हमारा याक जो है डोमेस्टिक है, पालते हैं लोग बड़े स्केल पर, तो ज़्यादा संख्या है इसकी। ठीक है, चलो, बहुत बड़े दोस्तों, बहुत बड़े हमारे पास। बताया मैंने आपको, अफगानिस्तान में 85% कब्ज़ा कर लिया तालिबान ने, ये कहना है सर रशिया का। तो रशिया का ये कहना कंट्रोल करना है, कि उनका कहना है। रशिया में जो तालिबान के स्पोक पर्सन गए हैं दोस्तों, उन्होंने ये दावा किया है कि 85% अफगानिस्तान पर वो, खासकर जो बॉर्डर इलाके हैं उन पर कब्ज़ा कर चुके हैं, तुर्कमेनिस्तान, ईरान पे कब्ज़ा कर चुके हैं सर वो यहाँ पर, और निश्चित तौर पर मुश्किल होगी यहाँ पर उनके लिए अब कहीं ना कहीं। देखते हैं, चलता होती रहेगी, भगवान से तो काफ़ी चर्चा होती रही आपके साथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो यहाँ अपनी क्लास को हम लोग रोकेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच आप लोग।